उनके कुछ पॉइंट्स हैं जो पहले मुझे समझाने हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए मेरे पास इंपोर्ट numpy एज np, और एक सिंपल मैंने क्या करा, यहाँ पर कोई भी x बनाया, np डॉट एरे, और इसमें वैल्यूज डाली 2, 10, 1, 12, 3, 11, 0, कॉमा, मान लीजिए 15। मेरे पास मान लीजिए ये दो फीचर हैं, ठीक है। पहला फीचर है हमारा दिस वन, और दूसरा फीचर है हमारा, आ जाओ, ये वाला। तो जब हमें फीचर का नाम कुछ ऐसे गिवन ना हो, हमने किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस तरह से फीचर बनाए हैं, तो इनके मैथमेटिकल नोटेशन हम लोग मान लेते हैं। पहले फीचर को हमने एक्स नॉट, दूसरे फीचर को हमने एक्स वन, ऐसे करके इनको नाम दिया जाता है। एक्स नॉट, इसको नॉट पढ़ते हैं, जीरो पढ़ लो, और एक्स वन। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों फीचर अलग अलग रेंज में आते हैं। इसकी जो रेंज है वो 0 से लेके 3 के बीच में है, और ये वाला जो फीचर है इसकी जो रेंज है वो 10 से लेकर 15 के बीच में है। तो मशीन लर्निंग की जब मॉडल ट्रेनिंग होती है और हमारे डेटा सेट में इस तरह से अलग अलग रेंज में आने वाले फीचर्स हों, तो वो फीचर जो हाई रेंज में आता है वो अपना ज़्यादा इम्पैक्ट दिखाता है मॉडल प्रिडिक्शन के लिए, जब कोई नए सैंपल का प्रिडिक्शन किया जाता है। तो हम क्या करते हैं, स्केलिंग करते हैं अपने डेटा की। अब स्केलिंग करने के लिए मैं जो तरीका यूज करता हूँ डेट इज स्टैंडर्ड स्केलर। अब वो स्टैंडर्ड स्केलर बिहाइंड द सीन काम कैसे करता है, थोड़ा सा वो आज मैं आपको बताऊंगा कि स्केलर बिहाइंड द सीन कैसे काम हमारा कर देता था। तो जो स्टैंडर्ड स्केलर है उसका फार्मूला होता है, जिस वैल्यू को आपने स्केल करना है ना, उसको एक्स आई मान लिया, माइनस एक्स मीन डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। ये फार्मूला होता है स्केलिंग करने का। अब क्या इसका मतलब है, इसको देखते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि मुझे क्या करना है, इस वाले फीचर को स्केल करना है, तो सबसे पहले मैं टू को स्केल करता हूँ। टू को जब मैं स्केल करूंगा तो एक्स आई का मतलब है वो आईएथ वैल्यू जिसको आप स्केल करना चाहते हैं, वो है 2, माइनस, अब ये वैल्यू जिस फीचर में आती है उस फीचर का मीन निकालो। तो इस वाले कॉलम का मीन कितना हो गया, 2 और एक 3, और 3 6, 6/4, 1 2 3 4, तो 6/4। तो अब इस काम को आप चाहो तो नंपाई से भी निकाल सकते हो, एनपी डॉट मीन एक्स, और यहाँ पे कर दिया एक्स इज इक्वल टू 0।
तो ये मीन आ गया पहले वाले कॉलम का, ये मीन आ गया दूसरे वाले कॉलम का। ठीक है। तो अब ये आ गया आपका 2 - 1.5 डिवाइडेड बाई, अब इस वाले कॉलम का स्टैंडर्ड डेविएशन से भाग करेंगे। तो अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, एनपी डॉट स्टैंडर्ड डेविएशन 2D एरे एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 1.118। तो ये आ गया 1.118 ऐसे मान लेते हैं। तो ये जो टू है, जब इसको स्केल किया गया बाय स्टैंडर्ड स्केलर, तो पहले इसको सेंटर करा गया। सेंटर का मतलब होता है कि किसी वैल्यू को उसके मीन में से माइनस कर दो, तो उस वैल्यू को सेंटर होना कहते हैं। फिर उसको अगर मैं भाग कर दूं उस कॉलम के स्टैंडर्ड डेविएशन से, तो उसको स्केलिंग कर सकते हैं। अब अगर मैं इस वन को स्केल करता हूं, तो वन को स्केलिंग का फार्मूला होगा 1 - 1.5 डिवाइडेड बाई 1.118। थ्री को स्केल करें तो 3 - 1.5 डिवाइडेड बाई 1.118। जीरो को स्केल करेंगे तो जीरो ही आ जाएगा रिजल्ट। अब दूसरे कॉलम को, इस 10 को स्केल करेंगे। जब इस 10 को स्केल करेंगे तो ये हो जाएगा 10 अब जो मीन लगेगा वो इस वाले कॉलम का मीन लगेगा, और इस वाले कॉलम का मीन है हमारा 12। ठीक है। डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस कॉलम। अब इस कॉलम का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है 1.87। इसी तरह से इस 12 को स्केल करना है, तो 12 स्केल हो जाएगा हमारा 12 - 12 डिवाइडेड बाई 1.87। इसी तरह से आपका अगली वैल्यू है यहाँ पर 11। 11 का स्केलिंग होगा 11 - 12 डिवाइडेड बाई 1.87। और 15 कम हो जाएगा 15 - 12। तो इस तरह से जब हम स्टैंडर्ड स्केलर को इंपोर्ट करके अपने फीचर की स्केलिंग कराते हैं, तो बिहाइंड द सीन ये फार्मूला यूज किया जाता है इस काम को करने के लिए। अब मैंने जैसे आपको भी मैनुअली करके दिखाया, ठीक है, तो अब यहां पर हमसे कहा जा रहा है कि आप खुद करना चाहते हो तो कर सकते हो, और अगर आप खुद ना करके एसके लर्न लाइब्रेरी के अंदर जो स्टैंडर्ड स्केलर फंक्शन है उससे करवा लो, तो आपको टाइम कम लगेगा। तो अभी मैं इसको अगर कैलकुलेट करूं, तो ये सारा कैलकुलेट होकर जो निकल कर आएगा वही हमारा स्टैंडर्ड स्केलर से भी निकल कर आपका आएगा। ठीक है। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि मैं इसको मैनुअली करके दिखाऊंगा, अगर एरे माइनस 1.5 जो भी आए उसको भाग कर दो स्टैंडर्ड डेविएशन से, तो ये स्केल होकर आ गया पहला कॉलम। और दूसरे कॉलम को स्केल करूं मैं अगर, ये हो गया माइनस कितना आया 12 डिवाइडेड बाई 1.10। ये लो। तो अगर मैं सारी गणित लगाने के बाद स्केलिंग करूं, तो ये पहला फीचर स्टैंडर्ड स्केलर ऐसे स्केल करके देगा, और दूसरा फीचर स्केल करके वो ऐसे देगा। तो इस तरह से मेरे डेटा सेट में अब जितने फीचर होंगे, हर फीचर पर जब आप स्टैंडर्ड स्केलर लगाएंगे, तो उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग जो मैं आपको अभी बताया, हर फीचर की स्केलिंग करता हुआ चला जाएगा। अगर मैं इस तरीके को ही यूज करूंगा, तो फिर सर ये तरीका हमारे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और टाइम टेकिंग हो गया। स्पेशली नंपाई में जिनका हाथ तंग है उनको थोड़ी दिक्कत होगी यहाँ पर। तो एसके लर्न कह रहा है कि आप इसकी बजाय हमारा स्टैंडर्ड स्केलर यूज कर लो, उससे भी काम हो जाएगा। हमने कहा चलो, तो हम एसके लर्न के पास चले जाते हैं। फ्रॉम एसके लर्न
डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट स्टैंडर्ड स्केलर एस इक्वल टू स्टैंडर्ड स्केलर एस सी डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, और ये मैंने एक्स दे दिया। अब देखो, ये पहला फीचर आया था 0.44721359, ये आ गया। दूसरी वैल्यू -0.4472 1, ये आ गई। तीसरी वैल्यू 1.341, ये आ गई। चौथी वैल्यू ये आ गई। तो यही स्केल करके इसने दिया है हमारे लिए, जो मैंने आपको मैन्युअली करके दिखाया था। और दूसरा फीचर ये देखो, -1.06, 0, 0.53, डिक्टो सेम आया एकदम। तो अब ये आप समझना नहीं चाहते तो इग्नोर कर दो, आप ये कर लो। ठीक है। अब आधा हिस्सा समझ में आ गया स्केलिंग के पीछे की गणित क्या है। ठीक है, कि स्केलर कैसे काम करता है। फिर से फार्मूला लिख देता हूँ। स्टैंडर्ड स्केलर का जो फार्मूला है, डेट इज गिवन बाई एक्स आई माइनस एक्स मीन डिवाइडेड बाई एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्स आई का मतलब है, यहां पर एक्स का मतलब है कोई फीचर, और एक्स आई का मतलब है आईएथ वैल्यू ऑफ दैट फीचर। तो एक्स का मतलब पहला फीचर हो गया मेरा। ठीक है, पहला वाला फीचर। आई का मतलब उसकी आईएथ वैल्यू, 2, 1, 3, 0। एक्स मीन उसी फीचर का मीन। एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन उसी फीचर का स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्केलिंग के पीछे की गणित को समझ सकते हैं। अब इसका दूसरा हिस्सा देखो, जिस पर अभी हमने ज्यादा काम नहीं करा है। दूसरा इसका हिस्सा इसका यह है कि अगर मेरे पास, मान लीजिए, एक और कोई एरे है, और ये मेरा, मान लो, ट्रेनिंग डेटा है। जो ये माना है मैंने, इसको ट्रेनिंग डेटा माना है। मान लो ऐसे मेरे पास कोई टेस्टिंग के फीचर भी हैं। अब ये थोड़ा क्रुशियल है, थोड़ा ध्यान से समझना। ये देखो, तो मेरे पास ये थे ओरिजिनल फीचर, जिनको मैं ट्रेनिंग मान ले रहा हूँ। ठीक है, और ये मैंने माने अपने टेस्टिंग के। अब जो रूल है वो ये कहता है कि जो भी लर्निंग होगी वो सिर्फ ट्रेनिंग से होनी चाहिए। टेस्टिंग डेटा से कुछ भी लर्निंग नहीं होनी चाहिए। टेस्टिंग डेटा से कुछ भी लर्निंग नहीं होनी चाहिए। अब इस बात को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आपसे कहा गया कि ये मेरे पास टेस्टिंग डेटा आया। अब जब मैंने मॉडल को ट्रेन करा होगा, तो मॉडल में मैंने ये वाले फीचर पास करे होंगे। मॉडल को जब मैंने ट्रेन कराया होगा, तो ये वाले फीचर ट्रेन कराए होंगे। ठीक है। अब अगर मैं इस वाले डेटा का मॉडल से प्रिडिक्शन कराता हूं, तो एरर नहीं आएगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं गलत कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग के टाइम पर मॉडल ने इस रेंज के फीचर कभी देखे ही नहीं है।
मॉडल ने जो फीचर देखे हैं वो ये वाले देखे हैं। तो जब मैं टेस्टिंग डेटा को, या जो मैं एक नया सैंपल लेकर आऊंगा, उसका प्रिडिक्शन कराऊंगा, तो उसकी भी क्या करनी पड़ेगी, मुझे पहले स्केलिंग करनी पड़ेगी। डायरेक्ट प्रिडिक्शन करोगे तो एरर नहीं आएगी, लेकिन प्रिडिक्शन आपका गलत आ सकता है। पहले आपको इसकी भी स्केलिंग करनी पड़ेगी, और स्केलिंग के बाद जब ये फीचर टेस्टिंग वाले ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे हमारे, फिर प्रिडिक्शन आप मॉडल से कराएंगे। ये तरीका आपका सही होगा। ठीक है। अब इसमें भी आपको ध्यान रखना है क्या, कि जब आप हमारा टेस्टिंग डेटा की स्केलिंग कर रहे हैं, तो टेस्टिंग डेटा की स्केलिंग करने के लिए स्टैंडर्ड स्केलर का ऑब्जेक्ट दोबारा नहीं बनाएंगे। डेट मीन्स फिर से आप ये नहीं लिखेंगे, नहीं। वही स्केलर ऑब्जेक्ट जो ट्रेनिंग डेटा में यूज हुआ था, यही स्केलर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है टेस्टिंग डेटा को स्केल करने के लिए। दोबारा सुनेंगे। टेस्टिंग डेटा की स्केलिंग करने के लिए हम नया स्टैंडर्ड स्केलर ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। जो स्केलर ऑब्जेक्ट ट्रेनिंग के टाइम पर हमने क्रिएट किया था, उसी स्केलर ऑब्जेक्ट का यूज करके इस काम को करेंगे। ठीक है। तो अब मैं यहां पर क्या लिखूंगा, हमने कहा आपके पास दो ऑप्शन है। आप ऐसे कर सकते हो, एस सी डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म और टेस्ट। लेकिन अब अगर आपसे कहा जाए कि स्केलिंग का जो फार्मूला था, मैं दोबारा लिखूं, एक्स आई माइनस एक्स मीन डिवाइडेड बाई एक्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो अब मैं इस टू को ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूं। तो जब टू को ट्रांसफॉर्म करूंगा तो ये टू माइनस, बताओ मीन कौन सा लगाओगे। अगर आप टेस्टिंग डेटा को स्केल करते हैं, तो आपको इस फार्मूले में सिर्फ वो वैल्यू जिसको स्केल करना है, वो आप टेस्टिंग वाली लेंगे। ये वाली चीज जो आपका एक्स मीन है और जो एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये आपको ट्रेनिंग वाली ही लगानी है, टेस्टिंग वाली यूज नहीं करनी है। फिर सुनेंगे। टेस्टिंग डेटा की जब स्केलिंग करेंगे, तो फार्मूला वही रहेगा, और ध्यान रखना है कि उस फार्मूले में जो एक्स मीन यूज होगा, दोबारा से नहीं निकालना है। ऐसा नहीं करना है 6 2 8/2 4 आ गया, नहीं। ट्रेनिंग का पहले वाले फीचर का जो मीन आया था, वही यूज करना है। क्यों? क्योंकि अगर आपने टेस्टिंग डेटा का फिर से स्केलिंग करते समय मीन निकाल लिया, ये, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, इसका मतलब मॉडल को आप एक ऐसी चीज पास करने जा रहे हैं जिससे लर्निंग हुई है। हमने इस डेटा से सीखा, क्या सीखा, मीन कैसे निकालते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, जबकि टेस्टिंग डेटा से हमें कुछ सीखना ही नहीं है। टेस्टिंग डेटा को सिर्फ प्रिडिक्शन के लिए इस्तेमाल करना है। तो अब अगर मैं यहां पे फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म फंक्शन कॉल करता हूं, तो फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म फंक्शन क्या करता है, लर्न एंड ट्रांसफॉर्म। तो लर्न का मतलब है फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जब मैं कहता हूं कि फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म लर्न करता है मेरे ट्रेनिंग डेटा से, तो ये लर्निंग कौन सी लर्निंग है, जो स्केलिंग का फार्मूला है, उस फार्मूले में हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने होते हैं। उनको निकालना ही क्या कहलाती है, स्केलर की लर्निंग कहलाती है। और उसके बाद ट्रांसफॉर्म करना। ट्रांसफॉर्म का मतलब हो गया अप्लाई फार्मूला। जो फार्मूला मैंने आपको दिखाया, ट्रांसफॉर्म शब्द का मतलब हो गया उस फार्मूले को अप्लाई कर दो। ठीक है। अब अगर मैं फिर से फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म करता हूं, तो फिर से ये क्या होगा, इस डेटा के अंदर से सीखेगा। मतलब अपने फार्मूले में जो मीन और डेविएशन स्टार हमारा यूज हो रहा है, फिर निकालेगा, निकलवाना नहीं है। ठीक है। गलत आंसर है ये।
सही आंसर क्या होगा? सिर्फ ट्रांसफॉर्म फंक्शन कॉल करेंगे। तो एक होता है फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, एक होता है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म सिर्फ अप्लाई होता है, और जो भी लर्निंग पैरामीटर्स थे वो हमारे ट्रेनिंग वाले ही इस स्केलर के यूज हो जाते हैं। तो इस तरह से ये वाला तरीका हमारा सही, बाई चांस की बात है कि दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है, बट जरूरी नहीं हमेशा ऐसा आएगा। बाई चांस वाली बात हो गई है। नहीं, गलत हो गया है, मुझसे ही गलत हो गया है। मैंने जब फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म कर दिया तो इसने दोबारा लर्न कर लिया, तो अब मुझे इसको दोबारा चला कर आना पड़ेगा, ये लाइन यहां से हटानी पड़ेगी। ये दोबारा चलाएंगे, ये चलाएंगे, हाँ अब सही है। दिस इज द करेक्ट वे। तो ट्रेनिंग डेटा पर जितने प्री प्रोसेसर मैंने यूज करे, अब मैं आपको इसको जनरलाइज करता हूँ। ये नीचे वाला ऑन कर देना, नीचे वाला, नीचे सबसे कोने वाला उधर। हाँ। तो अब ट्रेनिंग डेटा के साथ जितने प्री प्रोसेसर हैं, कौन कौन से प्री प्रोसेसर हैं? स्केलर, इंप्यूटर, इनकोडर, जितने भी और प्री प्रोसेसर हैं, इन सब का हम क्या कॉल करते हैं? फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, और अपना ट्रेनिंग डेटा पास करेंगे। ठीक है। और जब टेस्टिंग डेटा लेकर आएंगे, तो टेस्टिंग डेटा में सेम प्री प्रोसेसर यूज करना है, दोबारा दोबारा क्रिएट नहीं करना है। और जितने स्केलर जिस ऑर्डर में, जो जो प्री प्रोसेसर जिस ऑर्डर में ट्रेनिंग में लगाए थे, उसी ऑर्डर में, अगर वहां पर ऑर्डर कुछ और है तो यहां भी ऑर्डर कुछ वही रखना है। इन सब का सिर्फ ट्रांसफॉर्म मेथड कॉल करना है। और टेस्टिंग डेटा। ठीक है। तो इस तरह से अभी आपको मैंने 3 प्री प्रोसेसर पढ़ाए हैं, और भी अभी एक दो शायद और पढ़ने हैं हमारे लिए। ठीक है। तो जितने भी प्री प्रोसेसर हमारे होते हैं, प्री प्रोसेसर क्या है? जो हमारे डेटा में चेंजेस करते हैं बिफोर फिटिंग द मॉडल। मॉडल को फिट करने वाली जो लाइन है, उससे पहले डेटा में जितने बदलाव हुए, कैटेगोरिकल हुआ, इंप्यूटेशन हुआ, ये हुआ वो हुआ, उन सबको वन वर्ड में प्री प्रोसेसर कहा जाता है। टेस्टिंग डेटा के साथ वही सारे प्री प्रोसेसर उसी सीक्वेंस में अप्लाई करने होते हैं, और किसी भी प्री प्रोसेसर से लर्निंग नहीं करनी है। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? उन्हीं प्री प्रोसेसर को जो ट्रेनिंग से सीखे थे, उन्हीं को एज इट इज अप्लाई कर देना है टेस्टिंग के प्री प्रोसेसिंग करने में। हाँ, यही तो हम चाहते हैं कि मान लो टेस्टिंग डेटा के अंदर
जो हमारी वैल्यूज आ रही हैं उनका रेंज अलग हमारा आ रहा है। अब हम उसको ट्रेनिंग वाले के हिसाब से ही स्केल कर रहे हैं। इसका मतलब देयर में भी चांस मेरा मॉडल टेस्टिंग में अच्छा नहीं करेगा, क्योंकि टेस्टिंग में जो देख रहा है वो कुछ अलग ही देख रहा होगा फिर। इसका मतलब क्या है कि मेरा मॉडल ओवरफिटिंग में जाएगा। इसका मतलब ये है कि मुझे अपने ट्रेनिंग डेटा का सैंपल साइज बढ़ाना चाहिए, और जो जो टेस्टिंग में होने की संभावना है उस संभावना को पहले ही ट्रेनिंग में शामिल करना चाहिए। हम ऐसा चाहते हैं, क्योंकि अगर हमने टेस्टिंग में कोई भी लर्निंग वाला काम करा तो मेरा मॉडल कभी भी खराब बनेगा ही नहीं, फिर तो हमेशा बढ़िया ही बनेगा, आप कभी समझ ही नहीं पाओगे। तो टेस्टिंग डेटा से कभी भी लर्निंग नहीं करनी है। टेस्टिंग डेटा पर हमें सिर्फ क्या करना है, अपनी ट्रेनिंग अच्छी करनी है। अगर टेस्टिंग का रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है तो कुछ इस तरह से समझो, आपने आईएएस पीसीएस का ट्रेनिंग करी, एग्जाम हुआ, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इधर उधर के आ गए। अब एग्जाम में को थोड़ी बदल सकते हो, अब वो तो आएंगे। अब आप इसका मतलब आप ओवरफिट हो गए। ट्रेनिंग में अच्छा कर रहे थे, अपने खुद का एग्जाम दिया, लेकिन जब एक्चुअल एग्जाम हुआ आईएएस का तो आप फेल हो गए। क्या करो, अगली बार दोबारा तैयारी करो। जो नए सैंपल आए थे उनके साथ भी सीखो। अब आपका ट्रेनिंग और अच्छी होनी चाहिए ताकि अगले अटेम्प्ट में आप निकाल पाओ। फिर नहीं आया, फिर अपनी ट्रेनिंग अच्छी करो। यही तो कर रहे हो, आपको क्या कर रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब अगर टेस्टिंग में एकदम अलग साइज के अलग रेंज के फीचर आ रहे हैं तो आप अपनी ट्रेनिंग को दोबारा करो जाके, और ट्रेनिंग में उन सारे सैंपल या उनके जैसे सैंपल को भी शामिल करो। ठीक है, चलो। तो सर ऐसे तो ट्रेनिंग डेटा बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, हमने कहा। मशीन लर्निंग में अगर हम देखें तो स्टेप्स लगभग यही हैं कि ट्रेनिंग करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। लड़ाई इस बात की है कि ट्रेनिंग का डेटा कितना क्वालिटी का आप बना सकते हो, है ना। उसी में आपको रिकर्सिव कॉन्सेप्ट लगाने पड़ते हैं, बार बार मॉडल ट्रेन करने पड़ते हैं। अब आप खुद सोचो, चैट जीपीटी का मॉडल पहली बार में ट्रेन जो हुआ होगा आज वही थोड़ी चल रहा होगा। पता नहीं कितनी बार ट्रेनिंग करी होगी उसकी उन्होंने, और अभी भी कर रहे हैं, और उसके नए नए वर्जन निकाल देते हैं। क्या वो हमारा चैट जीपीटी ये भी हैंडल कर सकता है, अब ये भी कर सकता है, अब ये भी कर सकता है। जब बनाया गया होगा तो इतना नहीं जानता होगा वो। तो ये चलते ही रहेगा जिंदगी भर। कुछ नई बात अभी निकल कर आ जाएगी। अब उस जो नई बात आ गई, चैट जीपीटी को क्या पता कि युद्ध हो गया भारत पाकिस्तान का। अब उस चैट जीपीटी को दोबारा ट्रेन कराएंगे इस डेटा के साथ। अब वो उसके बारे में बताना शुरू कर देगा। चलता ही रहेगा ये तो ये एक क्या सर्कुलर प्रोसेस है पूरा, है ना। बहरहाल, अब आगे चलते हैं। इतना पॉइंट समझ में आ गया। तो जितने भी प्री प्रोसेसर हैं सबके अंदर फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म मेथड होते हैं। ट्रेनिंग डेटा के साथ ऐसा, और टेस्टिंग डेटा के साथ ऐसा। ठीक है, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को और समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये मैं लेकर आया अपना डेटा। तो मैं थोड़ा सिंपल रख रहा हूँ कॉन्सेप्ट के लिए। import pandas as pd, df equal to pd dot read underscore csv, data set classification fruits dot csv। मुझे पता ही है मेरा डेटा है। अब मैं इसमें स्केलिंग करूंगा। मैंने कलर वाला नहीं लिया है क्योंकि मुझे जो समझाना है मैं थोड़ा आसान करके समझाना चाहता हूँ। तो मैंने सिंपल फ्रूट वाला डेटा ले लिया जिसमें ना कोई मिसिंग वैल्यू है, ना मुझे इनकोडिंग करने की जरूरत है। तो अब मैंने क्या करा, मैंने इस पूरे डेटा को अपना ट्रेनिंग डेटा मान लिया, है ना। अपने पूरे डेटा को ट्रेनिंग डेटा मान लिया। अब इसमें से एक्स और वाई निकालते हैं। एक्स इक्वल टू
df डॉट आई लॉग डॉट वैल्यूज y इक्वल टू df डॉट आई लॉग डॉट वैल्यूज। मेरा x आ गया और y आ गया। अब स्टैंडर्ड स्केलर का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने और इससे क्या करा, फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म कर दिया x के लिए। x जो ट्रेनिंग सेट था वो स्केलिंग के बाद बनकर आ गया, मैंने उसको x अंडरस्कोर न्यू वेरिएबल में स्टोर कर लिया। किसी भी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लो। फिर यहाँ पर मैंने अपने एल्गोरिथम इंपोर्ट कर ली। अब यहाँ पर मैंने अपना मॉडल ऑब्जेक्ट बनाया। मॉडल को फिट कर दिया, जो स्केल्ड वाला फीचर था वो, और अपना y के साथ मॉडल हो गया फिट। अब मान लीजिए मैं एक नया सैंपल लेकर आया और इस नए सैंपल में हमारा फ्रूट का डायमीटर है मान लो 3.5 और वेट है 45। क्या मुझे इस सैंपल को मॉडल प्रिडिक्शन के लिए देना चाहिए? नहीं, ये सैंपल मॉडल के प्रिडिक्शन में नहीं जानना चाहिए। रीजन बीइंग, हमारा मॉडल जब ट्रेन हुआ है तो उसने कभी भी फीचर्स को इस स्केल में देखा ही नहीं होगा। तो हमें जिस नए सैंपल का उससे प्रिडिक्शन कराना है उसको उसी ऑर्डर में प्री प्रोसेसिंग से गुजारना पड़ेगा जिस ऑर्डर में ट्रेनिंग के सैंपल गुजरे थे। तो मैंने बस यहाँ पर एक ही प्री प्रोसेसर यूज करा है, स्केलिंग वाला। क्या करेंगे, यहाँ पर अब स्केलर का ऑब्जेक्ट दोबारा नहीं बनाएंगे, जो ये बना हुआ है यही स्केलर ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। एस सी इक्वल टू, सॉरी, एस सी डॉट ट्रांसफॉर्म, और इसमें अपना नया सैंपल पास करेंगे। अब मेरा जो सैंपल है वो 1D एरे में रखा हुआ है। ट्रांसफॉर्म मेथड कह रहा है कि मुझे जो भी सैंपल चाहिए होता है वो 2D एरे में चाहिए होता है, तो मैं इसको एक और एरे में रखकर पास करूंगा। जितने भी प्री प्रोसेसर हैं, जितने भी मॉडल हैं, वो सिंगल सैंपल पे डायरेक्टली काम नहीं करते। सिंगल सैंपल पर काम करना है तो उसको भी 2D एरे में रखकर देना होता है। ठीक है। अब ट्रांसफॉर्म होने के बाद मुझे क्या मिल गया, इस सैंपल का स्केलिंग वाला डेटा मिल गया। तो मान लो जो भी रिजल्ट मिला उस रिजल्ट को यहाँ पर मैंने किसी वेरिएबल में स्टोर कर लिया। मान लो एक्स अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर न्यू, ऐसे करके स्टोर कर लिया कि भाई जो नया सैंपल था वही हमारा टेस्टिंग सैंपल कहलाएगा, और उसमें मैंने इसको स्टोर कर लिया। फिर मॉडल को बुलाया और मॉडल से कहा भाई ये लो प्रिडिक्शन इस वाले सैंपल का करके दो। बनाना, कह रहे ये बनाना बैठेगा।
इस बात का आंसर मैं पहले ही आपको लास्ट क्लास में दे रखा हूं कि इस बात का श्योरिटी क्या है कि ये सच बोल रहा है। तो हमने क्या करना होता है, अपना मॉडल ट्रेन करने से पहले मॉडल का क्रॉस वैलिडेशन करना होता है। क्रॉस वैलिडेशन में हम मॉडल का ट्रेनिंग स्कोर और टेस्टिंग स्कोर देखते हैं। वहां पर एवरेज ट्रेनिंग स्कोर और एवरेज टेस्टिंग स्कोर हमारे पास आएगा, और फिर उसके साथ हमारा ये देखेंगे क्या बायस वेरिएंस का ट्रेड ऑफ आ रहा है। अगर ट्रेनिंग और टेस्टिंग स्कोर दोनों 95 के प्लस आ रहे हैं तो हम बोलेंगे मॉडल सही था हमारा। ठीक है। वो सब करने के बाद फिर मॉडल को मार्केट में लेकर आते हैं इस तरह के प्रिडिक्शन करने के लिए। जब तक क्रॉस वैलिडेशन में मॉडल अच्छा नहीं कर रहा है तब तक मॉडल को मार्केट में लेकर नहीं आते, तब तक मॉडल को उसी में घुमाते रहो घुमाते रहो। ठीक है। अब अगला पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग है। अगला पॉइंट इंटरेस्टिंग ये है कि सर, मान लीजिए अभी आपका जो डेटा था, इस डेटा में टोटल 22 सैंपल थे। मान लीजिए ये 22 लाख सैंपल होते। जब 22 लाख सैंपल पे आप मॉडल को फिट करते तो इस तरह से इसका जो टाइम लगता हमारा, वो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता हमारा। अब मान लो मैंने आज सिस्टम बनाया, मॉडल बनाया और इसको शट डाउन कर दिया। अब शट डाउन करने के बाद कल को मुझे क्या करना है, इसी मॉडल का यूज करना है। तो कैसे करोगे? दोबारा ट्रेन करोगे, क्या करोगे? क्या लगता है आपको, चैट जीपीटी हम दोबारा जब जब चलाते हैं तो तुरंत ट्रेन होता होगा? चाहे आज, चाहे कल, चाहे परसों। तो हम भी कुछ ऐसा चाहते हैं। हमने अपना मॉडल ट्रेन कर लिया। अब मैं उस ट्रेन्ड मॉडल को कहीं सेव कर सकता हूँ, सो डैट मैं उसका इस्तेमाल आगे कहीं भी अपना कर पाऊं। तो ट्रेन्ड मॉडल को कैसे हम सेव करते हैं और फिर उस सेव हुए मॉडल से कैसे प्रिडिक्शन कराते हैं, वो देखो। तो अब पाइथन में हमारे पास एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है जॉबलिव। जॉबलिव लाइब्रेरी में एक फंक्शन होता है। एक फंक्शन है जिसका नाम है डंप। DUMP। डंप नाम का फंक्शन कह रहा है, लो मुझे मॉडल ऑब्जेक्ट दे दो। हमने कहा ये लो, कॉमा लगाकर अब बताओ किस फाइल में मॉडल को सेव करना चाहते हो। जिस फाइल में मॉडल को सेव करना चाहते हो उसका नाम। तो मान लो मैंने इसका नाम रख दिया, कुछ भी रख दो, रूट्स अंडरस्कोर मॉडल डॉट। जॉबलिब लाइब्रेरी से जब किसी मॉडल को सेव किया जाता है तो वास्तव में जॉबलिब लाइब्रेरी का कहना यह है कि सिर्फ मॉडल ही सेव नहीं हो रहा है, कोई भी पाइथन ऑब्जेक्ट सेव हो सकता है। स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट सेव किया जा सकता है। और इस प्रोसेस को पिकलिंग कहा जाता है। पिकलिंग। पिकलिंग का मतलब होता है किसी भी पाइथन ऑब्जेक्ट को बना के सेव करना, सो डैट उसी ऑब्जेक्ट का दोबारा इस्तेमाल आज कल परसों कभी भी किया जा सके। तो इसलिए वो फाइल जिसमें आप अपना मॉडल ऑब्जेक्ट सेव करते हैं उसका नाम तो कुछ भी रख लो, अपना इजी आइडेंटिफाई कर पाओ। एक्सटेंशन रखना होता है PKL, .PKL। ठीक है।
अब ये कहाँ सेव होगा, आपने पाथ तो दिया नहीं है, तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी में सेव हो जाएगा। अगर कोई पाथ दोगे तो उस पाथ पे सेव हो जाएगा। अब मान लीजिए मैं एक दूसरी फाइल बनाता हूं, और इस दूसरी फाइल में मैंने क्या करा, इंपोर्ट करा फिर से जॉब मॉड्यूल। जॉब मॉड्यूल के अंदर फंक्शन है लोड। लोड फंक्शन क्या करता है हमारा, किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट को जो आपने जॉब लिब के डंप फंक्शन से सेव किया था, उसको वापस से प्रोग्राम में लेकर आता है। वो प्रोग्राम आज चले कल चले, आपका वो जो मॉडल ऑब्जेक्ट है वो एक फाइल में सेव हो गई, ये लो पिकल फाइल बन गई। अब आप इसे पेन ड्राइव में कॉपी करके अपना ले रखे रहो, किसी को दे दो, दोस्त को दे दो, अपने अपने दोस्त को दोगे तो उसको मॉडल ट्रेन करने की जरूरत नहीं है, वो बस अपने मॉडल को लोड करे, प्रिडिक्शन कराए। तो वही कुछ मैं करके दिखा रहा हूं। मैंने यहाँ पर दे दिया फ्रूट्स मॉडल डॉट पीकेएल। अब इस मॉडल ऑब्जेक्ट को एक वेरिएबल में स्टोर कर लो, भले ही उसका नाम कुछ और रख लो, हमने चलो मॉडल ही रख लेते हैं। अब मैं नया सैंपल लेकर आया, मान लो मैंने कर दिया यहाँ पर 4,70। बताओ कहां पर आपके हाथ रुक रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है, आगे क्या करना है बताओ अब। क्या मैं इस सैंपल को मॉडल को प्रिडिक्शन करने ले दूं, या कुछ अभी रह गया, स्केलिंग तो रह गई। यानी कि आपने अपने मॉडल को ट्रेन कर लिया, उसको एक फाइल में सेव कर लिया। अब जब वो मॉडल कहीं दूसरी जगह पर इस्तेमाल हुआ, आप एक नया सैंपल लेकर आए, भाई आपको सीधा प्रिडिक्शन के लिए नहीं लेके जाना है उस नए सैंपल को, वो सारे स्टेजेस से होके गुजारो उन सैंपल को, जो स्टेजेस ट्रेनिंग सैंपल के लिए मिली थी फिट से पहले। और सर जितने भी प्री प्रोसेसर ऑब्जेक्ट ने फिर वो भी चाहिए होंगे। जैसे स्केलर ऑब्जेक्ट नया नहीं बनाना है, वही वाला स्केलर लेके आओ जो ट्रेनिंग के टाइम पर उन्होंने यूज करा होगा। वही वाला इंप्यूटर ऑब्जेक्ट लेके आओ, वही वाला आपका सारे ऑब्जेक्ट आएंगे प्री प्रोसेसर वाले। सर वो कहाँ है, तो फिर अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो स्केलर ऑब्जेक्ट था उसको भी क्या करना पड़ेगा, डंप करना पड़ेगा। सर बड़ा मेहनत वाला काम हो गया, मुझे बड़ा आसान लग रहा था, आसान, अभी तो फिर भी आसान है। चैट जीपीटी जॉबलिव लाइब्रेरी का यूज नहीं करते हैं। जॉबलिव लाइब्रेरी मशीन लर्निंग के मॉडल के लिए ठीक है। आप जैसे से आगे बढ़ोगे, टेंसर फ्लो के अलग फॉर्मेट होते हैं, किरास के अलग हैं। तो एक आइडिया दे रहा हूं कि जिस लाइब्रेरी से मॉडल ऑब्जेक्ट को सेव कराओगे, है ना, उस लाइब्रेरी का कोई ना कोई तरीका होगा मॉडल को सेव करने का। आप कल को किसी और लाइब्रेरी से मॉडल ट्रेन कराओगे तो जरूर नहीं है जॉबलिव से सेव होता हो और पिकल मॉडल होता हो सकता है कोई और तरीका हो, लेकिन होता होगा। अब यहाँ पर स्केलर ऑब्जेक्ट डाल दिया और इसका नाम कर दिया, मान लो स्टैंडर्ड स्केलर डॉट पीकेएल। अब यहाँ वाले पे आए तो साथ में ये तो चाहिए चाहिए, स्केलर भी चाहिए। जॉबलिव डॉट लोड स्टैंडर्ड स्केलर डॉट पीकेएल। अब जो नया सैंपल आया, अब इस सैंपल पर एससी डॉट ट्रांसफॉर्म न्यू सैंपल, और जो भी इसका रिजल्ट बनेगा वो रिजल्ट सीधा मैं मॉडल के प्रिडिक्ट को पास कर देता हूँ। वेरिएबल में स्टोर कर लो, आपकी मर्जी है। ये लो। अब सोचो अगर मैंने इसमें इंप्यूटर भी लगा रखा होता, इनकोडर भी लगा रखा होता, तो उन सब के जो ऑब्जेक्ट बने होते उन सबको भी मुझे सेव करना पड़ता। सारे प्री प्रोसेसर ऑब्जेक्ट सेव होंगे, उसके बाद मॉडल ऑब्जेक्ट सेव होगा, और फिर इसी तरह से जिस जगह पर उस प्री ट्रेन्ड मॉडल का आप यूज करेंगे, ये सारी बातें ध्यान रखनी है।
अब ये मॉडल आप किसी को भी दे सकते हैं। उसे मशीन लर्निंग में ट्रेनिंग अगर नहीं करनी है क्योंकि उसके पास डेटा सेट नहीं है, तो आप अपना मॉडल दे दो उसे। जिस डेटा पर आपने मॉडल ट्रेन करा है उसी डेटा का प्रिडिक्शन वो कर लेगा। पिकल वाली फाइल दोनों देनी पड़ेंगी। पूरी कोड फाइल क्या दोगे, बस ये वाली फाइल दोगे ना आप तो उसे, ये दोनों फाइल दे दो बस, बाकी कुछ नहीं देना उसे। ये वाली, तो ये तो उसे आता होगा। हम तो अपना मॉडल सेव करके दे देंगे, अब वो अपना कहाँ यूज करेगा वो जाने, कहाँ यूज करेगा। क्या पता वो नोटबुक में करेगा, VS कोड में करेगा, सर्वर पे कहाँ वो जाने कहाँ करेगा। हो सकता है मोबाइल में चलाए, हो सकता है किसी रोबोट के अंदर चलाए, कहीं चलाए। तो मॉडल ट्रेन लैपटॉप पे होते हैं, उसके बाद वो ड्रोन में चलाओ, AC में चलाओ, पंखे में चलाओ, कहीं चलाओ जहां आपका मन करे। अब ये एक प्रॉब्लम है मशीन लर्निंग इंजीनियर के लिए। ठीक है। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा गया, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट लाया गया पाइपलाइन का। पाइपलाइन, पाइपलाइन में क्या होता है कि आप एक, मान लो विजुलाइज कर लो, एक पाइप बना लिया। इस पाइप के अंदर आप अपने प्री प्रोसेसर को ऐड करते हैं, और फिर प्री प्रोसेसर के आगे अपने मॉडल को डाल देते हैं। इधर से आप रॉ डेटा पास करेंगे, रॉ डेटा पाइपलाइन में जाएगा। जितने प्री प्रोसेसर आपने लगाने हैं वो सबको फिट ट्रांसफॉर्म करके एक दूसरे के आगे पास करता रहेगा। मान लो पहले आपने इंप्यूटर लगाया, तो इंप्यूटर जो मिसिंग वैल्यू सही करेगा आगे पास कर देगा। मान लो आगे मिल गया आपको इनकोडर, फिर मिल गया मान लो स्केलर। उसके बाद जब फल सब कुछ प्रोसेसर हो गया, फिर मिलेगा डेटा आपको मॉडल को। फिर मॉडल क्या करेगा, उसका हमारा ट्रेनिंग कर देगा। तो इस तरह से हम पाइपलाइन के अंदर प्री प्रोसेसर और मॉडल को कंबाइन कर सकते हैं। प्रोग्रामेटिकली पाइपलाइन एक ऑब्जेक्ट होगा। जिस तरह से हम दो अलग अलग ऑब्जेक्ट सेव करें या पांच अलग अलग ऑब्जेक्ट सेव करें, हम एक पाइपलाइन ऑब्जेक्ट में सब कुछ डाल देंगे और उस पाइपलाइन ऑब्जेक्ट को सेव कर लेंगे। इससे हमारा ओवरहेड थोड़ा कम हो जाएगा। कैसे करके देखते हैं। तो ऐसा करने के लिए पहले क्या करेंगे, वापस उस प्रोग्राम में आएंगे, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम sklearn डॉट पाइपलाइन इंपोर्ट पाइपलाइन। पाइपलाइन को इंपोर्ट कर दिया। क्लास, तो ये पाइपलाइन पी छोटा है मॉड्यूल का नाम है एसकेलर्न लाइब्रेरी के अंदर, और जहां पी बड़ा है ये क्लास का नाम है। अब पाइपलाइन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मान लो पाइप नाम से, किसी भी नाम से बना दो। और जब आप पाइपलाइन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो यहाँ पर एक लिस्ट पास करते हैं। लिस्ट के अंदर टपल्स पास करेंगे। तो पहली जो टपल होगी, ये टपल प्री प्रोसेसर को रिप्रेजेंट करती है।
तो इस टपल के अंदर दो वैल्यू पास करनी है। पहली वैल्यू प्री प्रोसेसर का कोई एक आइडेंटिटी जो आप देना चाहो, और दूसरी वैल्यू उस प्री प्रोसेसर का ऑब्जेक्ट। तो आइडेंटिटी मैंने दे दी, मान लो यहां पर प्री प्रोसेसर, और इस प्री प्रोसेसर के नाम पर मैं क्या यूज करने जा रहा हूं, स्टैंडर्ड स्केलर। तो स्टैंडर्ड स्केलर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर पास कर दिया। उसके बाद दूसरी टपल, दूसरी टपल में हमें पास करना होता है अपना मॉडल। तो मॉडल का कोई नाम रख लो जो आप रखना चाहते हैं, मान लो मैंने मॉडल ही रख लिया। और यहाँ पर मॉडल किस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा वो बनाकर पास कर देगा। ये आपका बन गई पाइपलाइन। तो पाइपलाइन में सबसे पहले आता है प्री प्रोसेसर, और सेकंड नंबर पर आपका आता है मॉडल। अब ये जो प्री प्रोसेसर है ये सिंपल है। अभी आप कॉम्प्लेक्स पाइपलाइन बना सकते हैं। कॉम्प्लेक्स पाइपलाइन कैसे बनाएंगे, मेरे पास मल्टीपल प्री प्रोसेसर हैं, जैसे इनकोडर भी है, इंप्यूटर भी है, कुछ कैटेगोरिकल फीचर हैं उनका प्री प्रोसेसिंग अलग है, न्यूमेरिक कॉलम है उनका प्री प्रोसेसिंग अलग है। तो क्या करोगे, आप बहुत सारे प्री प्रोसेसर को कंबाइन करके सिंगल प्री प्रोसेसर बनाते हो, फिर वो सिंगल प्री प्रोसेसर को यहाँ पे पास करते हो। तो डेट इज बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स पाइपलाइन। फिलहाल हम उसकी तरफ नहीं जा रहे हैं। एक आइडिया मैंने आपको दे दिया कि हम पाइपलाइन बना सकते हैं। पर्पस है प्री प्रोसेसर और मॉडल को कंबाइन करना। प्री प्रोसेसर मैंने एक रखा है सो डेट कॉन्सेप्ट क्या है वो आप तक पहुंच पाए। मैंने बताया उसके बाद कि प्री प्रोसेसर कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब है एक एक से ज्यादा हो सकते हैं, एक से ज्यादा में कस्टमाइज भी हो सकते हैं, कि कुछ प्री प्रोसेसर कैटेगोरिकल फीचर पे चलेंगे, न्यूमेरिक पे नहीं चलेंगे, और कुछ न्यूमेरिक पे चलेंगे, कैटेगोरी पर नहीं चलेंगे। तो फिर उन सारे प्री प्रोसेसर को कंबाइन करने का भी एक अलग पाइपलाइन पहले बनाना पड़ता है। ठीक है, मौका मिलेगा तो वो भी देख लेंगे। फिलहाल इस पे देखो। अब आप अपना रॉ डेटा पास करेंगे, यानी कि जो आपके पास रॉ डेटा है, मैं निकाल लेता हूं फिर से। df डॉट आई लॉग ऑल रोज ऑल कॉलम डॉट वैल्यूज, और y इक्वल टू df डॉट आई लॉग -1 डॉट वैल्यूज। सो दिस इज योर रॉ डेटा जो आपने अपने डेटा से निकाल लिया है। ये बन गई पाइपलाइन, ये बन गया आपका रॉ डेटा। अब आपको क्या करना है, बस अपने पाइप के अंदर इस मेथड को कॉल करना है, फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म। तो पाइप के अंदर भी फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म मेथड होता है। अब ये मेथड जब चलेगा तो पहले आपके जो प्री प्रोसेसर बनाए गए हैं उन पर फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म करेगा, और रिजल्ट एक दूसरे के आगे पास करता रहेगा, और सबसे लास्ट में जो मॉडल है उसके ऊपर फिट मेथड कॉल कर देगा। तो हम सिर्फ वही प्री प्रोसेसर पाइपलाइन में यूज कर सकते हैं जिनके अंदर फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म मेथड हो, और यहां पर हम वही मॉडल यूज कर सकते हैं जिसके अंदर फिट मेथड हो। अब मैंने यहां पर अपना एक्स कॉमा वाई पास कर दिया। सिर्फ ट्रांसफॉर्म, अपने आप वो फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म कॉल करेगा। सिर्फ फिट मेथड कॉल करना है, जैसे आप मॉडल पे फिट कॉल कर रहे हो। फिट अपने अंदर से फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म करेगा प्री प्रोसेसर पे, और फिट कॉल करेगा मॉडल के ऊपर। ये बन गई आपकी पाइपलाइन। अब आप क्या करो, जॉब लिब के थ्रू डंप करो इस पाइपलाइन को। मान लो आपने इसका नाम रख दिया पाइप फ्रूट पाइप डॉट
PKL। चलो, तो आपने पूरी पाइपलाइन डंप कर दी एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट। पाइप डॉट फिट जब आप चलाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, जो आपका स्केलर है इसके ऊपर कॉल किया जाएगा फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म और एक्स। यहाँ से स्केल स्केलिंग होकर फीचर निकलेंगे। फिर यहाँ से जो स्केलिंग होकर फीचर निकलेंगे उस पर कॉल करा जाएगा फिट मेथड। और जो वाई था ये पास करेंगे, और ये किस पे कॉल होगा, ये कॉल होगा फिर इसके ऊपर। ठीक है। तो इस तरह से आपका पाइप का मेथड पहले स्केलर के ऊपर फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म चलाएगा जिसमें सिर्फ एक्स पास करेगा, वाई का उसका कोई मतलब ही नहीं है। फिर स्केल होकर जो फीचर जनरेट हुए होंगे वो और वाई मिलकर मॉडल के फिट मेथड में पास कर दिए जाएंगे। तो ये दोनों काम अपने आप हो जाएंगे। तो जब हम कॉम्प्लेक्स पाइपलाइन बिल्ड करते हैं तो बहुत मैजिक लगता है। आपको अलग अलग फिट ट्रांसफॉर्म इनकोडर पे इम्प्यूटर पे कॉल करने की जरूरत ही नहीं है। एक बार पाइपलाइन बना लो, बस एक मेथड कॉल करना है, सब अपने आप होता रहेगा बिहाइंड द सीन। अब इधर आ गया मैं। अब मैंने क्या करा, जो मेरा पाइपलाइन बनी थी फ्रूट की, मैंने जॉब लिब से यहाँ पर लोड कर ली। अब कॉल करने वालों को हम कह रहे हैं कि भूल जाओ कि वो पाइपलाइन है, आप मानो वो मेरा मॉडल है बस। आप उसे मॉडल की तरह यूज करो, वास्तव में वो एक पाइपलाइन है। हमने उसको यहाँ पर रीड कर लिया। अब मैं उससे प्रिडिक्शन कराऊंगा। तो मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, ये रहा मेरा नया सैंपल। बस ये मेरी टेंशन नहीं है कि पीछे क्या होना है, स्केलिंग होनी है, क्या होना है, मेरी टेंशन खत्म। मैं तो पाइपलाइन को यूज कर रहा हूँ और उस पर प्रिडिक्शन कर रहा हूँ। तो हम अपने पाइपलाइन बनाते हैं, यूज करने वाले को कह देते हैं यही मॉडल है। हम उसको बताते ही नहीं कुछ कि ये पाइपलाइन चल रही है, क्या चल रहा है। अपना बस लोड करो और प्रिडिक्शन करो। इससे काम बहुत आसान हो जाता है। स्पेशली जहां पर मॉडल को यूज करना है उसके लिए ये बहुत मैजिक जैसा लगता है। जो मशीन लर्निंग इंजीनियर है, जो पूरी पाइपलाइन बना रहा है, उसको दिक्कत नहीं होती, वो तो जानता ही सब बातें करनी पड़ेंगी। लेकिन जो उसको यूज करेगा उसको सिंपलिसिटी देने के लिए पाइपलाइन बनानी चाहिए। और ये बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैंने आपको पाइपलाइन समझानी थी इसलिए सबसे सिंपल पाइपलाइन बनाई है। कॉम्प्लेक्स पाइपलाइन भी बनाई जाती हैं। कॉम्प्लेक्स पाइपलाइन तब बनती हैं जब आपके फीचर मिक्स होते हैं, न्यूमेरिक भी हैं, कैटेगोरिकल भी हैं, उसके अंदर ये भी लगना है, उसके अंदर वो भी लगना है, पांच छह प्री प्रोसेसर लग रहे हैं, तब जाके पाइपलाइन बन रही है। तो मैं अभी उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जब प्रोजेक्ट बनाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो बनाएंगे, बनानी पड़ेगी। जो न्यू सैंपल है उसको हम, नहीं नहीं नहीं, उसका इससे मतलब नहीं है। हमने न्यू सैंपल को किसको पास कराया, अपने पाइपलाइन को। तो मैंने अपनी पाइपलाइन का नाम ही मॉडल रख लिया है ना। आप देखो ना, मैं पाइपलाइन को इंपोर्ट कर रहा हूँ। आप इसका नाम मॉडल मत रखो, आप कंफ्यूज हो रहे हो। इसका नाम पाइप रख लो। अब जब मैं पाइप के ऊपर प्रिडिक्ट मेथड कॉल करता हूँ तो ये प्रिडिक्ट मेथड क्या करता है, अपने अंदर से जो प्री प्रोसेसर था
उसके ऊपर ट्रांसफर मेथड कॉल करता है। जो न्यू सैंपल है उसका ट्रांसफॉर्म चलेगा। यहां से स्केलिंग होकर जो बनकर आया, फिर मेरे मॉडल के ऊपर प्रिडिक्ट मेथड कॉल कर दिया जाएगा और ये इसमें पास कर दिया जाएगा। ये चल रहा है। ठीक है, यानी कि प्रिडिक्ट मेथड अपने अंदर से ट्रांसफर मेथड कॉल करेगा इस सैंपल के ऊपर। ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि जो प्रिडिक्ट मेथड है वो पाइपलाइन पे कॉल हो रहा है। चलो, अब आगे चलते हैं, एक और कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करेंगे। हमारे पास, मैंने आपको एक डेटा दे रखा है, उसको रीड करो, क्रेडिट कार्ड का। एक्सेल फाइल है ये। आपके डेटा का नाम क्रेडिट कार्ड कॉपी करके होगा, मैंने बाद में इसको अपने लैपटॉप में रीनेम करा है। क्रेडिट कार्ड अंडरस्कोर कॉपी करके होगा। मिला? देखो, इतने ही सैंपल है उसमें, 5,000 और 31 कॉलम है उसमें। होगी, बिल्कुल होगी। तो मेरे पास जो डेटा था ये 2 लाख रोज का था। तो जब 2 लाख रोज में चलाता था तो आधे बच्चों पर चलता था, आधे पर नहीं चलता था। तो मैंने इसलिए इसको छोटा करके 5,000 का रखा हुआ है। तो ऑब्वियसली लिमिट होगी। तो इसलिए जितने बड़े बड़े मॉडल ट्रेन करे जाते हैं वो सब क्लाउड मशीन पर ट्रेन करे जाते हैं, लोकल कंप्यूटर पर ट्रेन हो ही नहीं पाएगा। तो लोकल कंप्यूटर पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एक रियल पर मॉडल ट्रेन करना मुश्किल हो जाएगा लोकल मशीन पर। आपका हार्डवेयर ही साथ नहीं देगा। अभी डेटा क्या है पहले इसको समझ लो। ये डेटा क्या है? ये डेटा कह रहा है कि बहुत सारे लोगों ने क्रेडिट कार्ड बनवा लिया और फिर उस क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शंस हुई। अब जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनमें से कुछ ट्रांजैक्शंस तो रियल हैं, जो कार्ड का ओनर था उसी ने करी हैं। लेकिन कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जो फ्रॉड हैं। क्रेडिट कार्ड का ओनर कह रहा मैंने तो करी नहीं है, ये कहां से हो गई मेरे पास? किसी तरह से हो गई, किसी दूसरे ने फ्रॉड कर दिया। तो हमें डेटा दे रखा है 5,000 ट्रांजैक्शंस का। इनमें से कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जो रियल हैं, जो कार्ड ओनर ने करी हैं, और कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो फ्रॉड हैं। अब बैंक वाले अपनी सर्विसेज को बेटर करना चाहते हैं। बैंक वाले ये चाहते हैं कि जब भी मेरे कस्टमर के क्रेडिट कार्ड से कोई ट्रांजैक्शन होगी तो वो ट्रांजैक्शन का डेटा जैसे ही मेरे पास आएगा मैं उस डेटा को पास करूंगा एक मॉडल के लिए।
और मेरा मॉडल प्रिडिक्ट करके देगा कि ये फ्रॉड ट्रांजैक्शन तो नहीं है। अगर फ्रॉड ट्रांजैक्शन होगी तो तुरंत मैं अपने कस्टमर को मैसेज या मेल करूंगा कि ये ट्रांजैक्शन हुई है, हमें फ्रॉड लग रही है, चेक करो आपने करी है, किसी और ने तो नहीं करी है। अगर ऐसा हो जाएगा तो बढ़िया सर्विस मिलेगी कस्टमर को। तो अब ऐसा होगा कैसे? तो ऐसा करने के लिए बैंक वालों ने क्या करा, अब तक जितने भी उसके क्रेडिट कार्ड के यूजर्स हैं, उन सारे यूजर्स की जितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, उन सारी ट्रांजैक्शन का डेटा कलेक्ट कर लिया, जिसमें वो डेटा भी था जो फ्रॉड ट्रांजैक्शन का था और वो भी है जो रियल ट्रांजैक्शन का है। अब हम क्या कर रहे हैं, उस डेटा पर मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं। अब मॉडल जब ट्रेन हो जाएगा तो कहीं ना कहीं कोई तो एक पैटर्न निकलेगा जो फ्रॉड ट्रांजैक्शन का होगा हमारा या रियल ट्रांजैक्शन का होगा। मॉडल उसको कैप्चर करे और जब नई ट्रांजैक्शन का डेटा देंगे तो वो हमारे लिए हेल्प कर सकता है। इस पर्पस को लेकर हम मशीन लर्निंग का यूज कर रहे हैं फ्रॉड डिटेक्शन के लिए। तो अक्सर आपने सुना होगा मैंने मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट बनाया। क्या प्रोजेक्ट है? फ्रॉड ट्रांजैक्शन डिटेक्ट करना। तो फ्रॉड ट्रांजैक्शन डिटेक्ट करने का मतलब यह है कि आप उसे रोक नहीं पाएंगे, होने के बाद आप पता कर सकते हैं ये फ्रॉड हुई है और कस्टमर को अवेयर कर सकते हैं। फिर कोई एक्शन आरबीआई के थ्रू आप लेना चाहें बैंक से मिलकर तो अपना ले सकते होंगे। होते समय नहीं रोक पाओगे आप, वो तो होगी। ठीक है, तो इसलिए फ्रॉड ट्रांजैक्शन अवॉइड करना नाम नहीं है प्रोजेक्ट का, फ्रॉड ट्रांजैक्शन डिटेक्ट करना ये नाम है प्रोजेक्ट का। ठीक है, चलो। अब अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो यहां पर 31 कॉलम्स हैं। इन 31 कॉलम्स में लास्ट कॉलम हमारी क्लास का है। क्लास का मतलब ट्रांजैक्शन का टाइप, फ्रॉड है या रियल है। तो अब अगर मैं ये देखूं कि इस क्लास के अंदर दो तरह की वैल्यूज हैं, 0 और 1। 0 का मतलब है रियल ट्रांजैक्शन है, 1 का मतलब है पॉजिटिव, मतलब फ्रॉड हो गया। जैसे मेडिकल में होता है ना, नेगेटिव रिपोर्ट आई बढ़िया है, पॉजिटिव आ गई खतरा है। सेम कहानी यहाँ पर है, नेगेटिव मतलब 0, ट्रांजैक्शन में कोई फ्रॉड नहीं है। 1 का मतलब ट्रांजैक्शन फ्रॉड है। अब मैं ये चेक करता हूं, आप अपना खुद का कॉमन सेंस लगाओ। मोस्टली ट्रांजैक्शंस कैसी होती होंगी? रियल होती होंगी या फ्रॉड होती होंगी? रियल। फ्रॉड ट्रांजैक्शन तो कमी होती होंगी। तो हमारे सामने एक नई तरह की प्रॉब्लम आएगी। अब मैं क्या करता हूं, पहले क्लास के डिस्ट्रीब्यूशन को, ट्रांजैक्शन का जो टाइप है, कितनी फ्रॉड है कितने रियल हैं 5000 में, ये पता करता हूं। तो यहाँ लिखा मैंने df डॉट क्लास डॉट वैल्यू काउंट्स। ये कोड क्यों लिखा गया इसे समझ लेते हैं। ये कोड काम कैसे कर रहा है वो जब पांडास आप पढ़ोगे या पढ़ लिया होगा तब पता होगा। ये बता रहा है कि इस क्लास नाम के कॉलम के अंदर 0 क्लास के जो सैंपल्स हैं वो 4586 हैं, और क्लास 1 के जो सैंपल हैं वो 492 हैं। मतलब वही जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मोस्टली ट्रांजैक्शन रियल हैं, बहुत कम ट्रांजैक्शन है जो फ्रॉड वाली हैं। अच्छा, अब ये बताओ, आपका मॉडल बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मॉडल बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? 1 को डिटेक्ट जरूर करे, भले ही सही ट्रांजैक्शन वो पकड़ पाए ना पकड़ पाए, लेकिन फ्रॉड को ना छोड़ दे कहीं। अब जिस पर्पस को लेकर मैं अपना मॉडल बना रहा हूं उसके सैंपल तो बहुत कम है। तो जब मैं मॉडल को ट्रेन करूंगा तो मेरी नॉलेज ये कह रही है, कॉमन साइंस भी है वो ये कह रहा है कि मॉडल क्लास बन के सैंपल पर बहुत अच्छा ट्रेन हो नहीं पाएगा, और हमें उसी पर ज्यादा फोकस करना है। समझ पा रहे हो क्या मैं कहना चाह रहा हूं यहां पर, है ना? तो अब ये बात हमारे ब्रेन में आई जरूर है। अब इसको हम क्या चेक करके देख सकते हैं कि जो आपके ब्रेन में पॉइंट आ रहा है, क्या वास्तव में ये ऐसा होगा? मॉडल क्लास 0 पे तो अच्छा ट्रेन हो गया होगा और उसके प्रिडिक्शन को लेकर बेटर होगा, लेकिन क्लास 1 के प्रिडिक्शन को लेकर इतना कंफर्म नहीं होगा। हमने कहा चलो समझने की कोशिश करते हैं। अब बात आती है, सर ये फीचर 31 कॉलम में आखिरी कॉलम तो टारगेट हो गया, दिस इज माई वाई।
जिसको हम प्रिडिक्शन के लिए यूज करेंगे। इसकी प्रिडिक्ट करना है, एक नई ट्रांजैक्शन आएगी और उस नई ट्रांजैक्शन का प्रिडिक्शन चाहिए। अब सर जो ट्रांजैक्शन आएगी, बताओ उस ट्रांजैक्शन में क्या क्या डेटा होना चाहिए। किसी भी ट्रांजैक्शन को जब आप क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो क्या क्या डेटा होता है उसमें। डेट, कब हुई थी, कितने अमाउंट की हुई थी, कार्ड का नंबर, कार्ड की एक्सपायरी, सीवीवी नंबर, कस्टमर नंबर, और भी चीजें होती होंगी। अब ये डेटा जब हमें दिया गया तो इस डेटा में हमें वर्चुअल फीचर बनाकर दिए गए। वर्चुअल B1, B2, B3, B4। डेटा कॉन्फिडेंशियल बना रहे, किसी की इंफॉर्मेशन हमारा रिवील ना हो जाए, इसलिए इस डेटा सेट को जब बनाया गया तो इसमें एक्चुअल कॉलम के नाम हटाकर वर्चुअल कॉलम का नाम डाल दिए गए। ठीक है। ये आपका टाइम कॉलम है, डेट टाइम कॉलम, जिसको आप कह सकते हैं। ये भी काइंड ऑफ एक दूसरे फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करके हमें दिया गया है, रियलिटी पता ही ना चल पाए। सिर्फ एक कॉलम ऐसा है जो हमारा अमाउंट वाला है, कितने अमाउंट की ट्रांजैक्शन हुई थी, ये क्लियर विजिबल है। बाकी कार्ड नंबर, सीवीवी, एक्सपायरी, कस्टमर नेम, कहां से हुई थी, कितने बजे हुई थी, क्या था, वो सब हिडन है, कहीं खो गया है। तो ये डेटा हमें प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया है। आपको मशीन लर्निंग बढ़िया से आ जाए, आप बैंक को कांटेक्ट करो, बैंक को कन्विंस करो कि भाई हम ऐसा कर सकते हैं, हमें मशीन लर्निंग एआई आती है। अगर वो आपको अपना रियल डेटा दे दे, बनाओ प्रोजेक्ट उसके लिए, क्लाइंट हो गया वो बैंक आपका। ठीक है। चलो, तो बैंक आपकी बात तभी मानेगा ना जब आप उसे एक डेमो दोगे कि देखो ये डेमो है। अब आपके पास डेटा होना चाहिए, है ना, तभी डेमो मिलेगा। तो पहली स्टेज में हो सकता है खरीद कर लाना पड़े डेटा आपको कहीं से। रियल डेटा पहली बार में खरीदना पड़ जाएगा, कहाँ से बनाओगे डेटा। कोई बैंक देगा नहीं अपना रियल डेटा, कस्टमर की इंफॉर्मेशन क्यों रिवील करेगा वो, है ना। बहरहाल, अब यहाँ पर मेरे पास टोटल 30 फीचर हैं। टोटल 30। टाइम, B1, B2, B3, B4, B5, इतने सारे फीचर हैं। अब ये बताओ इन फीचर में मुझे स्केलिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। क्या जरूरी है कि ये सारे फीचर मेरे काम के हों। 30 फीचर हैं, हो सकता है कोई फीचर मेरे काम का ना हो। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपसे कहा जाए कि कार्ड की ट्रांजैक्शन में हो सकता है इसमें कोई फीचर सीरियल नंबर हो, ट्रांजैक्शन नंबर 1, ट्रांजैक्शन नंबर 2, ट्रांजैक्शन नंबर 3, ट्रांजैक्शन नंबर 4, ट्रांजैक्शन नंबर 5, 6, 7, ऐसे। हो सकता है इसमें कोई इंफॉर्मेशन आधार की हो, आधार नंबर ये, आधार नंबर ये, आधार वो, आधार ये। हो सकता है इसमें कस्टमर का नाम हो, सोनू, मोनू, चिंटू, पिंटू, अजय, विजय। तो कुछ फीचर ऐसे हो सकते हैं जिनका कोई इंपॉर्टेंस शायद नहीं होगा ट्रांजैक्शन डिसाइड करने में कि वो रियल होगी या फ्रॉड होगी, शायद। तो अब ये बताओ कि आप 30 फीचर के साथ जाना चाहते हो। अब तक आपके डेटा सेट में फीचर 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे होते थे। मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा तरीका है मशीन लर्निंग में कि जब मेरे पास फीचर्स बहुत ज्यादा हों तो सारे फीचर की जरूरत ही ना हो सकता है कुछ ही फीचर से मेरा काम हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपके लिए, ताकि एक इंट्यूशन आपके दिमाग में आ जाए कि क्या मैं समझाना चाह रहा हूं। उसका इंट्यूशन आना बहुत जरूरी है। एम्प्लॉय का डेटा है, एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस है, एम्प्लॉय का आईडी है, एम्प्लॉय का ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ, और ये सैलरी है। एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस 2 साल है, एम्प्लॉय की आईडी 101 है, ग्रेजुएशन उसने आईआईटी से करा है, उसकी सैलरी है 2 लाख रुपए महीने। एक्सपीरियंस मान लो 5 साल का है, एम्प्लॉय आईडी 102, ग्रेजुएशन कराए मान लो ट्रिपल आईटी से,
और सैलरी इसकी है मान लो 4 लाख रुपए। एक्सपीरियंस 3 साल है। एम्प्लॉय आईडी 102। ग्रेजुएशन मान लो एनआईटी से करा हुआ है। और सैलरी इसकी मान लो 3 लाख रुपए है। हाँ, एम्प्लॉय आईडी 3 कर देते हैं। एक्सपीरियंस 4। एम्प्लॉय आईडी 104। ग्रेजुएशन उसने करा हुआ है मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और उसकी सैलरी है 2.5 लाख रुपए। ऐसे करके मेरा डेटा चल रहा है। अब जिस कंपनी में ये एम्प्लॉयज काम करते हैं, मान लो उस कंपनी में एक नए एम्प्लॉय की हायरिंग हो रही है। उस नए एम्प्लॉय को ये पता चल गया कि इस कंपनी में किस तरह से सैलरी मिलती है। उसने क्या करा, एक मशीन लर्निंग का मॉडल बनाया ये चेक करने के लिए कि मुझे कितनी सैलरी मिल सकती होगी, उतनी मांगूंगा मैं उससे। तो अब जब मैं इस डेटा पर मैं अपना मॉडल बनाऊंगा, तो ये मेरा फीचर हो गया X0, X1, X2, और ये हो गया मेरा टारगेट वाई। अब ये बताओ कि क्या सारे फीचर इक्वली कंट्रीब्यूट या इक्वली इंपॉर्टेंट होंगे इस टारगेट को डिसाइड करने में, या कोई फीचर ऐसा भी है जिससे फर्क ही नहीं पड़ता सैलरी का? आंखों से देख कर लग रहा है कि आईडी फीचर एक ऐसा हो सकता है कि आईडी की वैल्यू क्या है ये कभी इंपैक्ट नहीं कर सकती सैलरी क्या होगी आपकी। एक्सपीरियंस एक इंपॉर्टेंट फीचर है टारगेट को डिसाइड करने में। ग्रेजुएशन कहाँ से करा है आपने ये भी एक फीचर अच्छा बनेगा सैलरी डिसाइड करने में। लेकिन आपकी एम्प्लॉय आईडी क्या है कंपनी में, वो फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रही है कहानी? हो सकता है इसमें एक फीचर मैं और ऐड कर दूं, रिलीजन। आपका रिलीजन क्या है? क्या रिलीजन फीचर मैटर करेगा? शायद नहीं। एक फीचर और डाल दूं अगर मैं इसमें, जेंडर। क्या जेंडर फीचर मैटर करेगा? हमने कहा शायद नहीं, है ना? तो अब अगर आपसे कहा जाए कि हमें एक इंट्यूशन मिल गया कि जब हम अपने मॉडल को जिन फीचर्स पे ट्रेन कराते हैं उनमें से कुछ फीचर ऐसे हो सकते हैं जो मेरे काम के ना हो, काम के अगर नहीं है तो उनको मैं मेमोरी में क्यों लेके जाऊं, उनको मैं कंप्यूटेशन में क्यों टाइम खराब करवाऊं अपने मॉडल का। और एक और बात प्रूवन है मशीन लर्निंग के फील्ड में कि अगर आपके नंबर ऑफ फीचर जो सफिशिएंट नहीं था या जो इंपॉर्टेंट नहीं था वो आपके फिट में आ गया है, तो मॉडल ओवरफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर सुनेंगे। मॉडल ओवरफिटिंग के कई रीजन हो सकते हैं। एक रीजन है नंबर ऑफ सैंपल पर्याप्त नहीं है। 10, 12, 25, 30 सैंपल थे, 5,000 सैंपल तो ठीक लग रहे हैं। दूसरा रीजन हो सकता है नंबर ऑफ फीचर ज्यादा हो गए, इतने की जरूरत ही नहीं है, मॉडल कंफ्यूज हो गया, समझ ही नहीं पा रहा है क्या हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, सिर्फ रिलेवेंट फीचर को ही अपने मॉडल ट्रेनिंग में रखना चाहिए। सारे फीचर को मॉडल ट्रेनिंग में इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। फायदे, मेमोरी बचती है। फायदे, कंप्यूटेशन टाइम बचता है। और तीसरा फायदा, ओवरफिटिंग कम हो सकती है। ठीक है, तो अब सर ये बताओ, यहाँ तो फीचर का नाम वर्चुअल है, B1, B2, B3, B4, B5, ये हमारे फीचर के नाम है। अब हम कैसे अंदाजा लगाएं कौन सा फीचर काम का है कौन सा नहीं? जो आपने हमें एग्जांपल दिया एम्प्लॉय वाला, उसमें तो कॉमन सेंस काम कर गया कि रिलीजन और आईडी फीचर में शायद कोई खास निकलेगा नहीं टारगेट डिसाइड करने में, यहाँ तो नाम ही नहीं पता। तो यहाँ पर फिर हमारे पास क्या आता है, स्टैट्स के अंदर एक टेस्ट होता है जिसका नाम है एनोवा टेस्ट। एनोवा टेस्ट, एनोवा टेस्ट क्या करता है, किसी भी फीचर को उसके टारगेट के साथ हमारा डिफाइन करता है और उसकी एक इंपॉर्टेंस ला कर देता है। और इसका एक स्कोर आएगा, एनोवा का एक स्कोर आता है। स्कोर किसी फीचर का ज्यादा आया है तो वो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फीचर है। और अगर किसी का स्कोर कम आया है तो वो हमारा लेस इंपॉर्टेंट फीचर है। तो जिन जिन के एनोवा स्कोर हमारे कम आए उनको हटा देना,
और जिन जिन के एनोवा स्कोर ज्यादा आए उनको ले लेना। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका है, हर फीचर का वेरिएंस निकालो। जिस फीचर का वेरिएंस ज्यादा हो वो इंपॉर्टेंट फीचर है, और जिस फीचर का वेरिएंस लो हो वो हमारा कम इंपॉर्टेंट। वेरिएंस शब्द पहला कॉन्टेक्स्ट है, मॉडल की परफॉर्मेंस, ट्रेनिंग और टेस्टिंग के बीच का जो गैप है उसको डिफाइन करने के लिए वेरिएंस शब्द इस्तेमाल करते हैं। दूसरा टर्म है मशीन लर्निंग में वेरिएंस ही, जिसका मीनिंग है फीचर कितना इंपॉर्टेंट है इसको समझाना, कि कोई भी फीचर कितना इंपॉर्टेंट है इसको समझाने के लिए भी एक टर्म आता है जिसका नाम भी क्या होता है, वेरिएंस होता है। ठीक है, अब मैं आपको वेरिएंस का एक इंट्यूशन देता हूं कि वेरिएंस का मतलब क्या होगा। इंट्यूशन से आपको पता चल जाता है कि पीछे क्या हो रहा होगा। मान लो कोई फीचर है एक्स नॉट, एक फीचर है एक्स वन, एक फीचर है एक्स टू। एक्स नॉट फीचर की वैल्यू है 5, 5, 5, 5, 5, 5। एक्स वन फीचर की वैल्यू है 4, 5, 3.5, 6, 4.2, 3.2, 4.1, 4.5.5। एक्स टू फीचर की वैल्यू है 4, 10, 15, 6, 8, 19, 20, 1, 0। सामने जो दिख रहा है अपना कॉमन सेंस लगाओ, ये वैल्यूज का स्प्रेड, इन वैल्यूज का फैलाव, वैल्यू का स्प्रेड किस में कम है और किस में ज्यादा है, फैलाव किस में कम है किस में ज्यादा है, इसमें सबसे कम है। वैल्यू एक ही जगह पड़ी हुई है। मतलब अगर मैं इसको एक ऐसे डिफाइन करूं, एक्सिस पे, है ना, तो सारी वैल्यू एक ही जगह पड़ी हुई है। दूसरे वाले में क्या है, दूसरे वाले में वैल्यू यहां भी है, 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 ऐसे है, इस स्प्रेड में है। तीसरे वाले को मैं ग्राफिकली बनाऊं तो वैल्यू यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, ऐसे करके ज्यादा स्प्रेड में है। तो अब मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि वो फीचर जिसमें वैल्यू का स्प्रेड हमारा कम होता है, वैल्यू एक ही जगह पर गुच्छा बना के पड़ी रहती हैं, ऐसा फीचर अनइम्पॉर्टेंट होता है। मॉडल उस फीचर से कुछ भी खास नहीं सीख रहा होता है। तो इस वाले फीचर को इसके स्प्रेड के हिसाब से अगर मैं समझाऊं तो स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते समय स्प्रेड को समझाने के लिए मैंने क्या पढ़ाया था आपको, वेरिएंस। वही वेरिएंस हमारा ये होता है। ठीक है, तो इसका वेरिएंस मुझे लगता है जीरो आएगा। इसका वेरिएंस जीरो, क्योंकि सब जीरो है, सब बिल्कुल कांस्टेंट है, पूरा कॉलम कांस्टेंट है। तो अगर कोई कॉलम पूरा कांस्टेंट है उसका वेरिएंस कैसा आएगा, बिल्कुल जीरो आ जाएगा। इसका वेरिएंस थोड़ा सा आएगा, कुछ हो सकता है 2, 3, 1.5 के आसपास आ जाए, है ना। लेकिन इसका जो वेरिएंस है ये ज्यादा आएगा, लाइक 10, 11, 12 के आसपास आ सकता है। तो अब इन तीनों में अगर मैं मशीन लर्निंग की दुनिया में जाऊं और मुझसे कोई पूछे कौन सा फीचर इंपॉर्टेंट है, जिसका वेरिएंस हाई है वो फीचर इंपॉर्टेंट होगा, यानी कि ये फीचर मेरा इंपॉर्टेंट है। मेरा मॉडल हर सैंपल अलग अलग तरह से सीख रहा होगा। इस सैंपल से मॉडल ने कुछ और सीखा, इससे कुछ और सीखा, लेकिन यहां से क्या सीख रहा है, जो यहां से सीख रहा है वो यहां से सीख रहा है, जो यहां से सीख रहा है वो यहां से सीख रहा है, तो सीख ही क्या रहा है फिर, वो कुछ नहीं सीख रहा है फिर। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप फीचर सिलेक्शन की बात करते हैं तो फीचर सिलेक्शन की कई सारी एल्गोरिथम्स, कई सारी टेक्निक होती हैं। फीचर सिलेक्शन टेक्निक की अगर बात करूं तो फीचर सिलेक्शन टेक्निक में सबसे पहली टेक्निक हमारी हो गई वेरिएंस चेक कर लो। दूसरी टेक्निक होती है एनोवा टेस्ट लगा लो। और भी होती हैं, ठीक है, बट ये दो टेक्निक सबसे फेमस और सबसे बढ़िया टेक्निक हमारी होती हैं, वेरिएंस और एनोवा। तो मैं दोनों टेक्निक लगाकर फटाफट आपको बताता हूं कौन सा फीचर कम इंपॉर्टेंट है, कौन सा फीचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखें, ध्यान रखना,
जब हम ये करेंगे तो वेरिएंस के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ फीचर चाहिए होते हैं, हमें टारगेट की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एनोवा टेस्ट करने के लिए, एनोवा की फुल फॉर्म पता है क्या है? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। यानी कि इसमें भी कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन वेरिएंस ही यूज होता है, बट थोड़ा सा वेरिएंस को रिफाइन कर दिया जाता है। ठीक है। तो इसमें आपको फीचर और टारगेट दोनों की जरूरत पड़ती है। ठीक। फटाफट से मैं इस पूरे डेटा से एक्स अलग कर लेता हूँ, df डॉट आई लॉग। टारगेट क्लास होगी लास्ट वाली, हाँ बिल्कुल। ठीक है। तो हमारा नसीब अच्छा है कि इस डेटा सेट में टारगेट लास्ट है, तो ये वाला जो सिंटैक्स है ये हमारा काम कर जाता है अगर सारे शुरू के फीचर हों और उसके बाद वाला सबसे लास्ट वाला हमारा टारगेट हो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? फीचर सिलेक्शन की पहली टेक्निक मैं आपको कराता हूं। तो मैं लिखा यहाँ पर फ्रॉम sklearn डॉट फीचर सिलेक्शन। तो sklearn लाइब्रेरी के अंदर फीचर सिलेक्शन नाम से एक मॉड्यूल है। तो sklearn डॉट फीचर सिलेक्शन, इसके अंदर एक क्लास है जिसका नाम है वेरिएंस थ्रेशोल्ड। वेरिएंस थ्रेशोल्ड। अब इस क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं। bt इज इक्वल टू वेरिएंस थ्रेशोल्ड। अब बताओ यहाँ थ्रेशोल्ड। मान लो मैंने थ्रेशोल्ड की वैल्यू यहाँ पर पास कर दी, फॉर एग्जाम्पल 5, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। अब क्या मतलब है इसका भी समझाऊंगा। फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म और ये एक्स पास कर दिया। अब इससे मुझे नए फीचर मिल गए, और जो नए फीचर मिले हैं वो हमारे पहले वाले फीचर से कम होंगे। 30 के 30 मिल गए सर हमें तो, कोई कम नहीं हुआ। सॉरी, एक्स अंडरस्कोर न्यू डॉट शेप, 10 फीचर मिले हैं, 20 फीचर खत्म हो गए। नहीं, अभी मैं थोड़ा और समझाता हूँ। थ्रेशोल्ड की वैल्यू 5 से मैंने 3 कर दी, 14 फीचर आ गए। क्या मतलब है इसका? थ्रेशोल्ड का मतलब है कोई भी फीचर जिसमें वेरिएंस इस वैल्यू से ज्यादा होगा, सिर्फ उनको रखा जाएगा। कोई भी फीचर जिसमें वेरिएंस की वैल्यू 3 से कम आई होगी उसको हटा दिया गया होगा। अब आप अपना डिसाइड करो कि वेरिएंस की वैल्यू आप कितना रखना चाहते हैं। तो अब मैंने कहा वेरिएंस की वैल्यू बंद करके देख लो। अब मतलब किसी फीचर का वेरिएंस अगर बन भी आ रहा है तो मैं उसको इंपॉर्टेंट मान के चल रहा हूं, तो उस हिसाब से 19 फीचर लेके चलो। तो लगभग 21 फीचर ऐसे हैं जिनमें वेरिएंस की वैल्यू वन से कम है। उनमें जो वैल्यूज हैं वो लगभग आसपास चल रही हैं। अब ये हमारा अपना एक कॉमन साइंस होगा। अगर मेरा फीचर यहां पर है 0.2, 0.25, 0.12, 0.3, 0.14, 0.05, 0.6, बताओ इसका वेरिएंस ठीक ठाक होगा कि नहीं? मतलब इस फीचर को आप लेना चाहोगे या छोड़ना चाहोगे? लेना चाहेंगे। सोचो, इसका वेरिएंस तो एक से कम ही आएगा, क्योंकि सारी वैल्यू दशमलव में चल रही हैं। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एक तरफ 2, 3, 1, 4, 5, -1, 0, 4, 5, ऑब्वियसली इस वाले का वेरिएंस थोड़ा बड़ा आएगा, क्योंकि जो वैल्यूज हैं वो बड़े रेंज में आ रही हैं और वैल्यू छोटे रेंज में आ रही हैं। तो आप अपना डेटा देखो, आपका डेटा क्या है, कैसा है, उस हिसाब से आप डिसीजन अपना ले सकते हैं। तो मैं 0.5 के साथ चलता हूँ।
अगर मैं थ्रेशोल्ड 0.5 रखता हूं, इसका मतलब कि अगर, अच्छा एक एक करके शुरू करते हैं। मैंने थ्रेशोल्ड 0 कर दिया। थ्रेशोल्ड 0 का मतलब है कि अगर कोई ऐसा फीचर है जिसमें सारी वैल्यू कांस्टेंट है, सब सेम है, तो उसी का सिर्फ वेरिएंस क्या आएगा, 0 आएगा। अब कोई नहीं है ऐसा। फिर मैंने यहां पर 0.1 करके देखा। एक फीचर ऐसा है जिसमें लगभग सारी वैल्यू लगभग बहुत पास पास है, गुच्छा सा बना हुआ है। 0.5, 0.2 करते हैं, 0.3 करते हैं, 0.4 करते हैं, 0.5। मैं 0.5 पर मान लो, या थोड़ा और आगे बढ़े, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, या आपने बंद कर दिया। सर अब ये तो बड़ा खेल हो गया कि किस वेरिएंस थ्रेशोल्ड के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ट्यून करते हैं। ट्यून का मतलब है हम पहले थ्रेशोल्ड बड़ी छोटी रखेंगे, मॉडल ट्रेन करेंगे, और उसका बेस्ट फिट देखेंगे। आ गया तो बढ़िया, नहीं आया तो थ्रेशोल्ड को ट्यून। तो इस तरह से बार बार काम अपना करना पड़ेगा। तो थ्रेशोल्ड की वैल्यू क्या रखनी है, आपको ट्यून करनी पड़ेगी हर थ्रेशोल्ड पर। आपको अपना क्रॉस वैलिडेशन करना होगा। जिस थ्रेशोल्ड पर क्रॉस वैलिडेशन बढ़िया आ रहा है, वहां पर आपको रुक जाना है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपने क्रॉस वैलिडेशन करा 30 फीचर के साथ, 95 95 स्कोर आया, बढ़िया है, रुकना नहीं है, फीचर कम करो, 30 की जगह 25 करो। 25 पे भी आपका क्रॉस वैलिडेशन 95 95 आया, हम जीत गए। 5 फीचर कम कर लिए लेकिन मेरा परफॉर्मेंस खराब नहीं हुई, मतलब 5 फीचर बचाए जा सकते हैं, मेमोरी बचाई जा सकती है। ठीक है, ऐसे करते करते आओ। जहां पर ऐसा पॉइंट लगे कि अब ये डिफरेंस बहुत बढ़ गया है, वहीं रुक जाओ, क्योंकि अब फीचर कम करना नुकसानदायक हो रहा है, अब इससे कम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ट्यून करना पड़ेगा। पहले से कोई आंसर नहीं है, क्योंकि हर डेटा सेट अलग अलग कहानी के साथ आता है। हमारा इंट्यूशन क्या है वो आपको जरूर पता होना चाहिए। चलो अब ये 19 फीचर मेरे यहाँ पर आ गए। मैं इन 19 फीचर के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं, और अपना क्रॉस वैलिडेशन अप्लाई करूंगा कि मेरा सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब अगर मैं इससे ये पूछूं कि कौन कौन से फीचर 19 आए हैं, भी मेरे पास इतने हैं, 1 2 3, कौन कौन से 19 आए हैं, तो वेरिएंस थ्रेशोल्ड डॉट गेट फीचर्स नेम आउट। देखो ये इनके मैथमेटिकल नोटेशन बता रहा है। एक्स नॉट पहला वाला फीचर आया है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौ 10 11 12, 13वां फीचर नहीं है, 14 15वां नहीं है, 16 17 18 19वां नहीं है, और 21 के बाद 22 23 24 25, तो ये फीचर रखे गए हैं जो काम के हैं, बाकी फीचर आपके हटा दिए गए हैं। अब कुछ लोग क्या कहते हैं, दूसरी टेक्निक भी लगाओ, एनोवा टेस्ट वाली, और उस एनोवा टेस्ट के थ्रू भी आप क्या करेंगे, इस काम को करेंगे। कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम एसके लर्न डॉट टीचर सिलेक्शन इंपोर्ट एफ अंडरस्कोर क्लासिफ। एफ अंडरस्कोर क्लासिफ एक फंक्शन है जो एनोवा टेस्ट करता है, एनोवा टेस्ट करता है। अब एक और इंपोर्ट करेंगे जिसका नाम है सेलेक्ट की बेस्ट। एक क्लास है जिसका नाम है सेलेक्ट के बेस्ट। सेलेक्ट के बेस्ट क्लास को हम अपने सारे फीचर देंगे ओरिजिनल वाले, और फिर सेलेक्ट के बेस्ट क्लास से कहेंगे कि सबका एनोवा टेस्ट करो, और जिन जिन का एनोवा स्कोर हाई आया है वो मुझे लाकर दे दो। कैसे कहेंगे, तो यहां पर सेलेक्ट के बेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और यहां पे लिख दिया स्कोर फंक्शन। स्कोर कैसे निकालना है, इस एनोवा का यूज करके।
इसका मतलब इसको हम कह रहे हैं कि आपको बेस्ट फीचर सेलेक्ट करने हैं कितने, हम बता रहे हैं कितने, के इक्वल टू, मान लो मैंने इससे कहा 19 ही कर लो सेलेक्ट, कि 19 फीचर सेलेक्ट कर लो, अब देखते हैं ये कौन सा 19 लेकर आता है, क्रॉस चेक हो जाएगा। ठीक है। अब ये 19 फीचर निकालने के लिए आप कौन सा रन करेंगे, अनोवा टेस्ट रन करेंगे। ठीक है, तो यहां लिखेंगे skb.fit_transform x, y x_new। अब इससे पूछेंगे skb से कौन कौन से फीचर 19 हमें मिल रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, एक गड़बड़ हो गया, यहाँ पर x8 आया है और यहाँ x8 नहीं दिया है इसने, 9 10 11 12, उसके बाद देखो उसने 13 14 13 और 15 दोनों गायब कर दिए, 13 यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, 14 16 यहाँ भी है, 17 18 19 21, 21 के बाद यहाँ पर, मतलब अगर हम देखें तो दोनों टेक्निक में कुछ फीचर ऐसे हैं जो दोनों ने गायब कर दिए, और कुछ फीचर ऐसे हैं जो थोड़ा इधर उधर हो गए हैं, इसके हिसाब से सही है, उसके हिसाब से सही नहीं है। ठीक है। अब अगर आप किसके साथ जाना चाहोगे, हमने कहा एक बार इसके साथ जाकर देख लो मॉडल कैसा बन रहा है, एक बार इसके साथ जाकर देख लो मॉडल कैसा बन रहा है, दोनों के साथ जा जाकर देख लो। ठीक है, और अगर मैं इससे कहूं कि मुझे 19 की जगह 15 फीचर चाहिए, तो कौन कौन से 15 लाएगा, ये वाले 15 लेकर आ जाएगा। अब अगर मैं इससे कहूं कि सबका इनोवा स्कोर जो निकाला है वो दिखाना क्या क्या आया है, तो लिखेंगे skb स्कोर्स, तो सबका इनोवा स्कोर आ गया है, सारे फीचर का। ठीक है। अब इनमें से जो टॉप के 15 होंगे जिनका स्कोर सबसे ज्यादा है, वो फीचर आपको लाकर दे दिए गए हैं। अब आप देख लो किसके साथ जाना पसंद करोगे। आप वेरिएंस थ्रेशोल्ड से भी फीचर सेलेक्ट कर सकते हो, और आप सेलेक्ट के बेस से भी फीचर को सेलेक्ट कर सकते हो, दोनों से करके देखा, मैंने कहा दोनों कर लो, आप भी कर लो, आप भी कर लो, तो मैंने पाया कि कुछ फीचर तो दोनों में ही सेलेक्ट हुए, और कुछ दो तीन फीचर ऐसे हैं जो उसने सेलेक्ट करे, इसने नहीं करे, इसने करे, उसने नहीं करे, मतलब वो दो तीन फीचर ऐसे हैं जो डाइसी हो सकते हैं, काम के हो भी सकते हैं, काम के नहीं भी हो सकते हैं। तो अब खेल करेंगे, चलो, तो मैं सेलेक्ट के बेस्ट के साथ एक बार 15 फीचर के साथ जाके क्रॉस वैलिडेशन करके समझता हूं कि क्या हो रहा होगा। फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट क्रॉस वैलिडेट, मॉडल बनाया मैंने के नेवर क्लासिफायर का, क्रॉस वैलिडेट, ये डाल दिया मॉडल, ये x_new, ये वाला है ना, जिसमें आपके फीचर जो आए हैं वो 15 आए हैं, कॉमा वाई, CV = 5, उसके बाद यहाँ डाल दिया मैंने, बस इससे जो रिजल्ट आएगा एक डिक्शनरी में स्टोर कर लिया, एक आर्गुमेंट और लिखना रहेगा, रिटर्न ट्रेन स्कोर ट्रू, ट्रेनिंग का भी दो, टेस्टिंग का भी दो, प्रिंट लगाया, ट्रेन स्कोर निकाला, और मीन, ऐसे ही टेस्ट स्कोर का मीन निकाला। अरे क्यों चिल्ला रहा है, कॉमा,
टाइम लगेगा। सर मॉडल तो ओवरफिट हो गया देखो। 99 ट्रेनिंग स्कोर है और टेस्टिंग स्कोर कितना आया है? 87। तो यानी कि सेलेक्ट के बेस्ट आप जो लेके चल रहे हो, ये आप 15 का मत लेके चलो, ट्यून करते हैं इसको। तो मैंने कहा भाई 15 की जगह 30 पे थे आप, पहले 30 से शुरू करो। कार्रवाई शुरू करेंगे 30 से। हाँ, CV इक्वल टू 5 का मतलब है बिहाइंड द सीन हमारा जो डेटा है एक्स और वाई का, ये 5 बार ट्रेन टेस्ट स्प्लिट होगा, और 5 बार का ट्रेनिंग स्कोर का एवरेज, और 5 बार का टेस्टिंग स्कोर का एवरेज हम निकाल लेते हैं। तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हम एक बार करते हैं, जो आपने कहा था उस दिन का रैंडम स्टेट अलग अलग कर लो। यही काम ये खुद करता है, तो 5 बार ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करेगा, लेकिन इस बात की गारंटी लेगा कि 5 बार स्प्लिट अलग अलग सैंपल के लिए होगी। हम जो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करते हैं मैनुअली 5 बार हम करें, तो हो सकता है कि कुछ सैंपल 5 बार आ जाएं ट्रेनिंग में और कुछ सैंपल 5 बार टेस्टिंग में आ जाएं। यहाँ पर गारंटी है कि ट्रेनिंग में तो सैंपल बार बार आ सकते हैं सेम, लेकिन टेस्टिंग का सैंपल हर बार बदलेगा। इसलिए क्रॉस वैलिडेशन ज्यादा बेटर अप्रोच मानी जाती है। अब देखो शुरू से ही मैं 30 फीचर के साथ चल रहा हूं, तो शुरू से ही मेरा गड़बड़ आ रहा है, 99 और 87 आ रहा है। यानी क्रॉस वैलिडेशन अगर मैं कर रहा हूं, तो ये पहली नजर में ही 30 फीचर के साथ ही सही नहीं चल रहा है। देख लो मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया है। जो मेरा एक्स था वो ये है, वाई मेरा ये है। सेलेक्ट के बेस्ट मैं 30 के साथ चल रहा हूँ, तो ये कहानी आ रही है। मैंने कहा चलो 25 के साथ चलते हैं। एक्स वी ट्रांसफॉर्म मॉडल, एक्स न्यू, वाई CV रिटर्न टेस्ट। 20 के साथ चलते हैं। सर तो बदल ही नहीं रहा। 2 के साथ चलते हैं। हाँ, 98 और 97 हो गया, मतलब बदल तो रहा ही है। तो सर दो ही फीचर लेके चलोगे? 98 98 98 98। बढ़िया है। 6 के साथ भी सही है। हाँ, 10 के साथ भी सही चल रहा है। ठीक है, और आगे बढ़ाते हैं। 11 में भी सही है। 15 कर दें एकदम। ये लो। तो मेरे वाले गणित के हिसाब से इस डेटा सेट में 30 फीचर हैं। 30 फीचर पर चलाओगे तो मॉडल ओवरफिट हो रहा है। अगर मैं 14 फीचर पर चला रहा हूं, तो मेरा मॉडल बढ़िया बना हुआ है। अब ये कौन से 14 फीचर गए होंगे, अगर आप ये पता करना चाहते हो, तो SKB डॉट आप गेट फीचर नेम आउट कर सकते हो। इससे आपको वो फीचर मिल जाएंगे जो इसने सेलेक्ट करे होंगे। चलो एक बार वेरिएंस थ्रेशोल्ड का यूज करके देखते हैं कि अगर वेरिएंस थ्रेशोल्ड से मैं चलूंगा, तो यहां पर इसकी वैल्यू 1 है, तो 19 फीचर आए थे। अब इसकी वैल्यू कम ज्यादा कर करके हम देखते हैं। मुझे लगता नहीं इससे अच्छा कुछ निकल कर आएगा आपके लिए। आप एक बार कर करके देख लेना, ठीक है? मैं टाइम थोड़ा बचाना चाह रहा हूँ। अब मुझे समझ में आ गया कि मेरे इतने फीचर सेलेक्ट होने चाहिए। अब मुझे करना क्या है? अब मुझे करना यह है कि मैं अपना मॉडल दोबारा बनाऊंगा। ठीक है, मैंने अपना मॉडल दोबारा बनाया। मॉडल इज इक्वल टू के नेवर क्लासीफायर, और इस मॉडल पे मैंने फिट कर दिया कौन सा डेटा? जो अभी यहां से 14 फीचर निकल कर आए थे, वो वाला डेटा। सारा का सारा डेटा मैंने उसको दे दिया, ये मानते हुए कि मेरा मॉडल 98% परफॉर्मेंस है, क्योंकि 98% ही इसकी टेस्टिंग का स्कोर है। तो किसी भी मॉडल की परफॉर्मेंस उसका टेस्टिंग स्कोर कहलाता है। ठीक है, तो हमारा तो ट्रेनिंग टेस्टिंग स्कोर इससे अच्छा शायद आ ही नहीं सकता।
यहां से एक पॉइंट आप मिस कर रहे हैं। सब कुछ बढ़िया चल रहा है आपकी लाइफ में, मशीन लर्निंग की जो चीजें हैं वो ठीक है, क्या क्या हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, समझ में आ रही हैं। लेकिन एक पॉइंट जो आपका यहाँ पर सही नहीं चल रहा है, वो क्या? सर उस बात पर तो आपने कोई डिस्कशन करा ही नहीं है। किस बात पर? कि मेरा डेटा कैसा है? इम्बैलेंस। इम्बैलेंस का मतलब क्या है? हमारा क्लास जीरो के 4500 सैंपल थे, और क्लास वन के कितने सैंपल थे आपके? ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप यहां पर जब स्कोर निकाल रहे हो, तो ये स्कोर जो निकलता है क्रॉस वैलिडेशन से, ध्यान से सुनना, क्रॉस वैलिडेशन से जो स्कोर निकलता है, वो स्कोर हमारा पूरे मॉडल का होता है। पूरे मॉडल का मतलब है कि उस स्कोर में आपका क्लास जीरो और क्लास वन दोनों का हमारा जो कह सकते हो इफेक्ट होगा, वो आपके मॉडल में कैसा गया होगा वो बताता है। लेकिन सर मेरा फोकस किस पर है ज्यादा, जीरो पर या वन पर? हम किस पे ज्यादा फोकस करना चाहेंगे इस डेटा सेट के हिसाब से, क्लास जीरो पर या क्लास वन पर? वन पर। तो अगर आप क्लास वन का स्कोर निकालना चाहते हैं, सिर्फ क्लास वन का, ना कि क्लास जीरो और वन दोनों का, तो क्रॉस वैलिडेशन को आप यहां पर क्या लिख कर देते हो? स्कोरिंग इज इक्वल टू, एक स्कोरिंग होती है F1। F1 स्कोरिंग का काम होता है, यहां पर वन का मतलब यही है कि मॉडल का स्कोर विद रेस्पेक्ट टू क्लास वन क्या है, वो बताओ ट्रेनिंग में और टेस्टिंग में। देखते हैं कि ये सही आता है कि नहीं आता है। जो अभी तक हम स्कोर निकालते थे वो एक्यूरेसी स्कोर होता था, और एक्यूरेसी स्कोर पूरे मॉडल का होता है, जितनी क्लासेस हैं सबका कलेक्टिव स्कोर होता है वो। अगर मैं सिर्फ क्लास वन का देखना चाहता हूं, तो क्लास वन के स्कोर को F1 स्कोर कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। पकड़ के देखो, ओवरऑल मॉडल का स्कोर कितना बता रहा है? 98, 98। लेकिन मैंने जब इससे पूछा सिर्फ क्लास वन का बताओ, तो कह रहा है 93 और 91। मतलब मॉडल इज नॉट गुड विथ क्लास वन, जो मुझे दिख रहा है। मॉडल इज गुड ओवरऑल, ओवरऑल मॉडल इज गुड। अब सर इसका समाधान क्या है? इसका समाधान कैसे करेंगे? तो इसका समाधान करने का तरीका होता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंथेटिक सैंपल ऐड करने पड़ेंगे अपने डेटा को। जो इम्बैलेंस है, इस डेटा को कैसा बनाना पड़ेगा? बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो इम्बैलेंस डेटा को बैलेंस बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? बीच में सिंथेटिक सैंपल ऐड करने होते हैं, है ना? सिंथेटिक सैंपल ऐड करने होते हैं। और सिंथेटिक सैंपल को ऐड करने के लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है जिसका नाम है IMB लर्न। तो पहले क्या करेंगे? पहले इस लाइब्रेरी को हम लोग इंस्टॉल करेंगे। पिप इंस्टॉल IMB लर्न, इम्बैलेंस लर्निंग। IMB लर्न का साउंड है इम्बैलेंस लर्निंग। अब यहां लिखेंगे फ्रॉम IMB लर्न, IMB लर्न डॉट ओवर सैम्पलिंग। ओवर सैम्पलिंग मॉड्यूल का नाम है। इंट्यूशन क्या है? इंट्यूशन है कि जिस क्लास के सैंपल कम हैं, उस क्लास के सैंपल को ओवर कर देंगे, बढ़ा देंगे। किसके बराबर कर देंगे? उसके बराबर कर देंगे जिसके ज्यादा सैंपल हैं, क्लास जीरो को उसके बराबर कर देंगे। इंपोर्ट, क्लास का नाम है स्मोट। स्मोट क्लास का नाम है। फुल फॉर्म है सिंथेटिक। एस माने सिंथेटिक, एम माने माइनॉरिटी, ओवर सैंपलिंग टेक्निक। सिंथेटिक सैंपल बना देंगे, किसके बना देंगे? माइनॉरिटी क्लास के बना देंगे। TE मतलब टेक्निक, सिंथेटिक माइनॉरिटी ओवर सैंपलिंग टेक्निक। तो क्लास का नाम है स्मोट। इंटरनेट चाहिए होगा ना सर? तो अब
जब हम स्मोट टेक्निक बनाएंगे यहाँ पर, तो ये लिखा मैंने स्मोट। अब स्मोट के अंदर यहाँ पर हम पास करेंगे मेथड एक फिट अंडरस्कोर रीसैंपल। अब आप इस काम को घर जाकर कर पाएंगे, इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। और इसमें जो आपके 19 फीचर आए थे एक्स अंडरस्कोर न्यू नाम से, ये जो 19 फीचर यहां से निकल कर आए थे, इन 19 फीचर के टारगेट दे दो। अभी आपको एक्स अंडरस्कोर न्यू अंडरस्कोर बैलेंस इस नाम से मैंने स्टोर कर लिया, और इन सब का टारगेट भी वापस आएगा। अब मैं आपको दिखाता हूं। इस मोड लगाने से पहले मेरे जो सैंपल हैं वो 5078 हैं। इन 5078 में 4500 सैंपल क्लास जीरो के हैं और 500 सैंपल क्लास वन के हैं। जब मैंने इसमें सिंथेटिक सैंपल जनरेट कराए, तो स्मोट टेक्निक हमेशा क्या करती है, जिस क्लास के सैंपल कम है उसके सैंपल को बढ़ा देती है और हमारे उसके बराबर कर देती है जो मेजॉरिटी वाली क्लास थी। तो मेरे वाले में मेजॉरिटी क्लास जीरो थी। अब अगर मैं इसी चीज को चेक करूं यहाँ पर, एक्स न्यू बैलेंस डॉट शेप, 9172 सैंपल हो गए। अब अगर मैं इस वाले डेटा पर जो सिंथेटिक डेटा जनरेट करवाया मैंने माइनॉरिटी क्लास के लिए, सो डेट बैलेंस हो जाए, अब इस पर मैं क्रॉस वैलिडेशन लगाऊंगा और क्लास वन का फिर चेक करूंगा। तो मैं दोनों तरह चेक करूंगा। पहले चेक करूंगा ओवरऑल, किस पर, एक्स न्यू बैलेंस पर। टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा क्योंकि सैंपल बढ़ गए। 98 97 ठीक है, थोड़ा सा फर्क आया, चलेगा इतना। अब स्पेसिफिक क्लास वन का मैं देखना चाहता हूं, क्या क्लास वन के में फर्क पड़ा। ये पढ़ना चाहिए, तब मेहनत कामयाब होगी, नहीं तो कुछ और। हाँ सर, ये देखो एकदम बढ़िया आ गया। तो ओवरऑल मॉडल जैसा है वैसा ही अब वो किसके अंदर हो गया, क्लास वन के साथ हो गया है। अब इस वाले डेटा पर जो बन के तैयार हुआ है, आप अपना फाइनल मॉडल तैयार करो और वो दुनिया को प्रिडिक्शन के लिए दे दो। अब मेरा मॉडल क्लास जो फ्रॉड ट्रांजैक्शन हैं उनको बढ़िया से डिटेक्ट कर रहा होगा। तो इम्बैलेंस डेटा को जब कभी आप प्रिडिक्शन के लिए तैयार करवाते हैं, पहले उसको बैलेंस बनाना पड़ता है। ठीक है। तो बैलेंस बनाने के लिए आपको स्मोट टेक्निक यूज करनी होती है। स्मोट टेक्निक क्या करती है, माइनॉरिटी सैंपल को हमारा बढ़ा देती है। कितने कर देती है, उन सैंपल की संख्या के बराबर कर देती है जो मेजॉरिटी क्लास के सैंपल्स की संख्या थी। ठीक है। तो इस तरह से हमारे नए सैंपल आपके जनरेट होकर आ जाते हैं। चलो फिलहाल समझ लो कैसे होती है। मान लो मेरा कोई सैंपल है माइनॉरिटी क्लास का, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, मान लो ऐसे करके ये माइनॉरिटी क्लास का सैंपल है। अब क्या करा गया, इंटरनली कोई भी एक माइनॉरिटी सैंपल पिक करा गया। फॉर एग्जांपल ये वाला सैंपल पिक कर लिया, ये वाला सैंपल पिक कर लिया। अब क्या करा गया, इसके नियरेस्ट 5 सैंपल माइनॉरिटी क्लास के देखे गए, 3 4 5 सैंपल ये देखे गए। अब इन पांचों में से कोई भी एक रैंडम नियरेस्ट सैंपल सेलेक्ट कर लिया। मान लो ये सेलेक्ट कर लिया, ये वाला सेलेक्ट हो गया। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में रैंडमली कुछ पॉइंट ड्रॉ होने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से वो क्या करेगा, रैंडम सैंपलिंग करने के लिए जो माइनॉरिटी क्लास का सैंपल है वो, और उसी माइनॉरिटी क्लास का जो सबसे नियरेस्ट सैंपल होगा उसके बीच में नए सैंपल ड्रॉ करते हुए चला जाएगा, ये सोचते हुए कि अगर ये माइनॉरिटी सैंपल है और ये माइनॉरिटी सैंपल है तो इसके बीच में भी फिर वही होंगे। अगर ये क्लास वन का है, ये क्लास वन का है, तो बीच वाले भी क्लास वन के ही होने चाहिए। तो बिहाइंड द सीन के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम यूज होती है नए सिंथेटिक सैंपल को जनरेट करने के लिए। ठीक है। चलिए, तो हमारी आज की क्लास खत्म होती है यहीं पर। नेक्स्ट, नहीं तो ये मतलब लीगल है।
क्योंकि मैथमेटिकली प्रूवन है। या तो आपके पास डेटा होता, या तो डेटा सेट और बड़ा कर दो हमारे लिए, भाई आप 5,000 का दे रहे हो, 5 लाख का दो। ठीक है, या फिर क्या करो, जो मेजोरिटी क्लास के सैंपल हैं 4500, उनको 500 कर दो, उसमें से कम कर दो, ये भी 500 वो भी 500, ऐसे कर लो। तो या तो इंफॉर्मेशन लूज कर लो अपनी, या फिर सिंथेटिक इंफॉर्मेशन बना लो। तो सिंथेटिक सैंपल पे चलता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, एंड करते हैं क्लास को, नेक्स्ट सैटरडे मिलेंगे, आगे कॉन्सेप्ट को देखेंगे।